सर्च भी वो देगा तो वो जिन्होंने निकाल के दिया होगा उसके बेस पे देता है, तो थोड़ा बहुत वेरी रहेगा। मतलब ये कह सकते हो कि 90% सही होता है, 10% वो आपके रहेंगे वहाँ पे, तो उसको 10% को डिस्कस करो। एनीवे, कल हमारा इक्वेटोरियल क्लाइमेट हो गया था अच्छे से। नेक्स्ट आते हैं कौन से वाले में, नेक्स्ट इधर वाला कौन सा है, मानसून क्लाइमेट है कि नहीं। तो मानसून क्लाइमेट, इसको और दूसरा नाम क्या देते हैं बताया था मैंने, है ना, हाँ, हॉट जोन ईस्टर्न मार्जिन, हॉट जोन ईस्टर्न मार्जिन भी कहा जाता है। तो मानसून में सबसे पहली बात, भारत का मानसून पढ़ेंगे वो तो अलग है ना। जब भारत का मानसून पढ़ते हैं तो मानसून का मतलब अलग होता है, लेकिन यहाँ पर जब भी कभी मानसूनी जलवायु की बात आए कि मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है, तो उसका सीधा सा विशेषता है कि ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है, शीतकाल क्या होता है, शुष्क होता है। ग्रीष्मकाल में वर्षा, रेनफॉल इन समर, और शीतकाल क्या होता है, शुष्क होता है, मतलब शीतकाल में वर्षा नहीं होती है। रेनफॉल इन समर, ड्राई इन विंटर, बस इतना पहला पॉइंट ये याद करके रखना है। जैसी मानसूनी जलवायु की बात आए तो पहली विशेषता जो मानसूनी जलवायु को स्पष्ट करती है वह कौन सी हो गई, रेनफॉल इन समर, ड्राई इन विंटर। आया समझ में। बाकी चीज़ें फिर ये कहाँ मिलती है, तो ये हो गया आपका 10 से 30 लिखा है, लेकिन जनरली ये 20 से 30 के बीच में महाद्वीपों के पूर्वी भाग में मिलती है ना। 10 से 30 भी लिख सकते हो, इन बिटवीन 10 to 30 आपके जो है दोनों हेमिस्फीयर में कहाँ मिलेगी, ईस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट कहाँ मिलेगी आपका, तो वो डायग्राम से क्लियर हो गया है कि नहीं, वो मैं पहले ही बता दिया था। ऑफ कॉन्टिनेंट लेटीट्यूड्स भी वहाँ से क्लियर हो रहा है। तो इन बिटवीन इसी का दिया रहेगा 25 से 30 के बीच में या 25 से 35 के बीच में मिलती है। तो लगभग 35 तो नहीं जाएगा, 30 के अंदर ही रहेगा। तो 10 खत्म होगा, 10 से 30, 10 से 20 इस टाइप से दे सकता है ना, विस्तार आपका जो उत्पत्ति होती है। तो एक तो ये विशेषता हो गई। टेम्परेचर यहाँ पे क्या होता है, गर्मी में ज़्यादा होता है, ठंडी में है ना। स्पष्ट ऋतु होते ग्रीष्मकाल में टेम्परेचर जो है ना आपका मोर देन 30 है ना, एवरेज देखेंगे तो 27-25 से लेकर के 35 तक एवरेज टेम्परेचर ज़्यादा होगा, 25 से 25। बाकी वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कभी जाता है वो बात अलग है, लेकिन जनरली देखेंगे तो 25 से 35 के बीच ही गर्मी के दिनों में टेम्परेचर रहेगा, है ना। कुछ रीजन 40-45 जाते हो एक्सेप्शनल, लेकिन एवरेज की बात करें तो 25 से 35 के बीच में रहेगा, 25 to 35। तो ये रहेगा। विंटर में कितना भी टेम्परेचर कम हो जाए, 0 से मतलब 10 से ऊपर रहेगा, ग्रेटर देन 10 रहेगा। विंटर में टेम्परेचर ग्रेटर देन 10 बना रहेगा। अब वो कहीं पे ठंडा 0 डिग्री चला गया तो पर्वत होंगे, वो हम प्लेन एरिया की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये कुछ विशेषताएं मानसूनी जलवायु के बारे में याद रखनी है। मानसूनी जलवायु के बारे में याद रखनी है आपकी जो है। और भारत के कॉन्टेक्स्ट में मानसून जब पढ़ेंगे तो मानसून का मतलब होता है मौसम या ऋतुओं के अनुसार हवाओं की दिशा में परिवर्तन, है ना। जब भारत के मानसून की बात करते हैं, भारतीय मानसून की, तो यहाँ पे मानसून का मतलब होता है ऋतुओं के अनुसार हवाओं की दिशा में परिवर्तन, चेंजेस इन डायरेक्शन ऑफ विंड्स। ऋतुओं के अनुसार हवाओं की दिशा में परिवर्तन, चेंजेस इन डायरेक्शन ऑफ विंड्स। चेंजेस ऋतुओं के अनुसार हवाओं की दिशा में परिवर्तन, चेंजेस इन डायरेक्शन ऑफ विंड्स अकॉर्डिंग टू सीजन्स। तो भारत के मानसून में मानसून शब्द का क्या अर्थ है, तो यहाँ पे ये अर्थ है। इसको डिटेल पढ़ेंगे बाद में, लेकिन मानसूनी जलवायु की विशेषता पूछेगा तो इस तरीके से याद रखना है। आगे बात समझ में। अब ये मिलती कहाँ पर है मानसूनी जलवायु, तो पूरा का पूरा दक्षिण एशिया मुख्य रूप से इसके अंतर्गत आता है। कौन सा आएगा आपका, साउथ एशिया आएगा। पूरा का पूरा साउथ एशिया में आपका इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव वगैरह आ जाएंगे साउथ एशिया में। 8 कंट्रीज आएंगी साउथ एशिया में। आया समझ में दिनेश।
दक्षिण एशिया, भारत किस में आता है? भारत किस में आता है भाई? साउथ एशिया में आता है ना, मतलब एशिया में आता है। एशिया में कहाँ पे आता है? तो साउथ एशिया में आता है। तो पूरा का पूरा ये इंडिया हो गया। तो घबराना नहीं है, जैसे साउथ एशिया है तो मैंने बता ही दिया कौन कौन से नाम लिए, तो इंडिया तो आएगा ही। इंडिया के साथ मैंने आपका पड़ोसी देश पाकिस्तान का नाम लिया, राइट। इसके ऊपर यहाँ पे अफगानिस्तान भी है आपका, जो है यहाँ पर आपका क्या है, अफगानिस्तान भी है, ये आ जाता है। फिर भारत के साथ पड़ोसी देशों में नेपाल का नाम सुना ही होगा। फिर यहाँ पे भूटान भी है आपका, जो है कि नहीं, नेपाल भूटान इधर की ओर। फिर यहाँ पे बांग्लादेश है आपका, म्यांमार नहीं आएगा, बांग्लादेश आ गया। फिर श्रीलंका आ गया यहाँ पर, और यहाँ पे मालदीव। तो दक्षिण एशिया जब आता है तो ये सब नाम आएंगे आपके, है ना। नहीं भी बताऊँ ये सब नाम तो पढ़ने के दौरान आप, मैंने कहा एक क्लिक की दूरी पर है ना। सिर्फ मैंने मान लिया जाए क्लास में दक्षिण एशिया बोल करके छोड़ दिया, है ना, तो परेशान नहीं होना है आपको। जाके बस एक क्लिक मारना है कि साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, तो हो जाएगा आपका काम, है ना। अभी नए नए हो तो मैं बता दे रहा हूँ ठीक है, बाकी लोग को पता होगा। तो ये चीज़ है, तो साउथ एशिया है। फिर मानसूनी जलवायु जो मिलेगा आपका अफ्रीका में थोड़ा सा मिलता है ना। अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स में जाएंगे तो यहाँ पे ये मोजाम्बिक तट मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा? मोजाम्बिक तट। मोजाम्बिक एक कंट्री है, एटलस देखेंगे तो, इसलिए मैंने कहा ना एटलस लेके बैठा करो करके। जैसे अफ्रीका मैंने बोला, अफ्रीका कॉन्टिनेंट खोल लो, जहाँ पे लोकेशन दिखा दी वहाँ पे देख लोगे तो एक बार यहीं पे दिख जाएगा, है ना। ज्योग्राफी की क्लास में, पहली क्लास में ही बोलता हूँ कि कम से कम एटलस लेके आया करो। एटलस कुछ चीज़ें तुरंत खोल लिया करो, लेकिन मानता कोई नहीं है कि नहीं भाई? कि एटलस तो ऐसी आपके पास होना चाहिए, यूपीएससी वालों के पास, चाहे हिस्ट्री पढ़ो, चाहे ज्योग्राफी पढ़ो, चाहे कुछ भी पढ़ो, कहीं ना कहीं एटलस की ज़रूरत पड़ती है। तो मोजाम्बिक तट हो गया अफ्रीका में। इसके अलावा साउथ अमेरिका में ब्राज़ील, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील तट आ जाएगा। यहाँ पे साउथ अमेरिका में क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट, साउथ ईस्ट ब्राज़ील यहाँ पर मिलेगा, साउथ ईस्ट ब्राज़ील, राइट। और फिर नॉर्थ अमेरिका में जाएंगे तो नॉर्थ अमेरिका में भी थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन इसको थोड़ा सा संशोधन होता है, यहाँ पे महासागर है करके। तो ये वाला पार्ट फ्लोरिडा यूएसए वाला पार्ट आपका यहाँ पे थोड़ा सा टकराता है। तो ये सेंट्रल अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका, मध्य अमेरिका बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे 7 देश आते हैं। तो ये सब जैसे धीरे धीरे करके एटलस खोल के अपडेट करना है। 7 देश आते हैं इसमें, यहाँ पे जाके देखेंगे तो होंडुरास है आपका, फिर आपका प्यूर्टो है, कोस्टा रिका है, निकारागुआ है, पनामा है। तो यहाँ पे 7 देश मिलेंगे जो सेंट्रल अमेरिका कहलाता है ना। दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच में है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं। आई ना बात समझ में दिनेश? ठीक है, धीरे धीरे करके, एक दिन में तैयार नहीं होता, लेकिन ये आदत डालनी पड़ेगी, है ना। बाकी तो मैं मैपिंग जब कराऊंगा तब कराऊंगा ही, लेकिन अभी जैसे मैंने बता दिया सेंट्रल अमेरिका, अभी इतना ही लिख लो, 7 देश है। कुछ देशों का नाम मैंने बताया आपका, होंडुरास, 1-2 नाम लिख लो, बाकी एटलस जाके देखोगे तो 7 देश कौन से, होमवर्क कर लेना है। होंडुरास है, प्यूर्टो रिको, वहाँ पर आपका जो है कोस्टा रिका है, निकारागुआ है, कोस्टा रिका, नाम अजीब से लग रहे होंगे, लेकिन बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे, है ना। मैं भी तुम लोग के टाइप का ही था, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते याद हो गए। कोई दूसरी दुनिया से थोड़ी आया हूँ, हैं? इसी दुनिया में तुम्हारे टाइप का ही कभी स्टूडेंट था, मैंने कहा ना। तो ये कोई ऐसा बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ें नहीं है, बस प्रैक्टिस में लाना है। ये हो गया आपका। फिर ये आपका यहाँ पे अमेरिका का फ्लोरिडा तट आ जाता है, ये फ्लोरिडा तट अमेरिका का, फ्लोरिडा तट, फ्लोरिडा एक स्टेट है यहाँ का, यहाँ पे फ्लोरिडा तट, फ्लोरिडा तट ये थोड़ा सा निकला हुआ है, फ्लोरिडा पेनिनसुला करके जो है, तो ये फ्लोरिडा तट आ जाएगा इसमें।
मानसूनी क्लाइमेट में फ्लोरिडा कोस्ट। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम लोग कहते हैं मैरिनल मानसूनी क्लाइमेट, यहाँ पे समुद्र का प्रभाव ज़्यादा होता है इसलिए मैरीन मानसूनी क्लाइमेट बोल देते हैं। यहाँ पे सामुद्रिक या सागरीय मानसूनी जलवायु, मतलब मानसूनी जलवायु का ही थोड़ा सा संशोधित रूप हो गया, मानसूनी जलवायु का ही थोड़ा सा क्या हो गया, मॉडिफाइड फॉर्म हो गया, क्योंकि वहाँ पे ओशियंस का इम्पैक्ट ज़्यादा है। मैरिनल या मैरीन मानसूनी क्लाइमेट उस रीजन में जो मिलेगा, खासकर सेंट्रल अमेरिका और फ्लोरिडा वाले रीजन में, तो उसके लिए हम लोग कभी क्वेश्चन बना सकते हैं। जीएस में तो वैसे संभावना कम है, लेकिन फिर भी बनाया हुआ है कुछ एग्जाम्स में कि संशोधित मानसूनी जलवायु 4 ऑप्शन दे देगा कहाँ किस रीजन में मुख्यतः होगी, तो वो सेंट्रल अमेरिका और ये फ्लोरिडा तो जो कैरिबियन सी है वहाँ पर मिलता है। क्यों? क्योंकि पूरा समुद्र का प्रभाव वहाँ पर ज़्यादा है, इस कारण से। आया समझ में? तो ये कुछ रीजन्स है जहाँ पे मानसूनी जलवायु मिलती है। आगे बस समझ में। फिर ये मानसूनी जलवायु का संबंध है व्यापारिक हवाओं से। यहाँ पे वर्षा क्यों होती है? तो पूर्वी व्यापारिक हवाओं से होती है, क्योंकि पूर्वी व्यापारिक हवाएं समुद्र से होकर जब आती है, जैसे ये वाली है, तो यहाँ पे व्यापारिक हवाएं चलती है आपकी इधर से इधर, आपका जो है सदर्न हेमिस्फीयर में है, तो ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो गया और ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर में हो गया। तो ये व्यापारिक हवाएं समुद्र से चल रही है। तो गर्मी के दिनों में क्या होता है, सूर्य थोड़ा सा दक्षिणायन आता है ना। ये चीज़ समझ लीजिए कि सूर्य उत्तर दक्षिण जाता है, बताया था मैंने, है ना। सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन का मतलब क्या हो गया, जो सूर्य की जो स्थिति है ये 21 जून को चली जाती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे चली जाएगी, है कि नहीं? कहाँ पे जाएगी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा पर जाएगी, तभी तो गर्मी पड़ती है ना, जून में भी गर्मी बढ़ती जाएगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और फिर ये 22 दिसंबर को कहाँ जाती है, सदर्न हेमिस्फीयर में आ जाती है, 0 डिग्री और 23 एंड साउथ मकर रेखा पर आ जाती है। कहाँ पर आ जाती है? मकर रेखा पर। ये 22 दिसंबर को आ जाती है, राइट। और बाकी बीच में 2 स्थितियाँ बनती है जो सीधा ईश्वर रेखा पर होती है। ये कौन कौन सी होती है आपकी? आपका जो है 23 सितंबर और, है ना, 21 मार्च और 23 सितंबर को ये इक्वेटर पर होती है, राइट। तो हमें जब सूर्य उत्तर की ओर, सूर्य तो फिक्स्ड है, मैंने कहा कि पृथ्वी की स्थिति चेंज होती है घूमने के कारण से, है ना। सूर्य घूमता नहीं है, सूर्य तो अपना कांस्टेंट है, स्थिर है आपका जो है। तो इस कारण से इसको हम लोग सूर्य की उत्तरायण स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य की उत्तरायण स्थिति कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? सूर्य की दक्षिणायन स्थिति, साउथवर्ड एंड नॉर्थवर्ड पोजीशन ऑफ, सूर्य की दक्षिणायन स्थिति कहते हैं। तो इसके साथ साथ जो ये जो हवाएं बताई थी वो भी उत्तर दक्षिण शिफ्ट होते रहती है। जैसे मैंने कहा ना कि जब सूर्य कर्क रेखा पे चला गया तो ITZ कहाँ बनेगा? ITZ यहाँ पे बनता है। तो ये व्यापारिक हवाएं थोड़ा उत्तर शिफ्ट हो जाएंगी, और जब साउथ की ओर आएगा तो व्यापारिक हवाएं थोड़ा सा साउथ की ओर शिफ्ट हो जाती है। आ रही बात समझ में? तो ये जो प्रेशर बेल्ट्स मैंने बताया था, तो ये सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन स्थिति के साथ से जो प्रेशर बेल्ट्स है वो भी क्या होते हैं आपके ऊपर नीचे, और प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होते हैं तो हवाएं भी क्या होती है, ऊपर नीचे शिफ्ट होते हैं। समझ पा रहे हो? क्योंकि सूर्य की स्थिति के आधार पे तो बन रहे भाई। तो सूर्य जब उत्तर चला गया तो प्रेशर बेल्ट्स भी थोड़ा सा उत्तर चले गया, तो हवाएं भी उत्तर खिसक गई, और दक्षिणायन आ गया तो हवाएं भी दक्षिण आ गई। तो गर्मी में क्या होता है, गर्मी की ऋतु में क्या होता है, तो गर्मी की ऋतु में सूर्य जब दक्षिणायन आता है, उत्तरायण जाता है, आप क्या जो भारत के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो सूर्य कहाँ चला गया, उत्तर की ओर चला गया। तो ये जो हवाएं हैं ये थोड़ा सा और उत्तर हो जाती है। तो ये गर्मी के दिनों में ये वाला जो क्षेत्र है मानसूनी जलवायु वाला पूरी तरह किसके प्रभाव में आ जाता है, आपका व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में आ जाता है। तो यहाँ पे रखना है, जो याद करने वाली चीज़ ये है कि मानसूनी जलवायु का संबंध पूर्वी व्यापारिक हवाओं से होता है ना। वैसे तो व्यापारिक हवाओं को ही पूर्वी हवाएं भी बोल देते हैं। ईस्टर्न ट्रेड विंड या ट्रेड विंड से होता है, इससे ही काम चल जाएगा। आया समझ में? मानसूनी जलवायु में वर्षा किन हवाओं से होती है, क्वेश्चन ये बनेगा। मानसूनी जलवायु में वर्षा किन हवाओं से होती है?
वर्षा कब होती है? गर्मी में होती है, लेकिन गर्मी में किन हवाओं से होती है? तो ट्रेड विंड से होती है, व्यापारिक हवाओं से होती है। ये ध्यान में रखना है। आया समझ में? तो ये उत्तर दक्षिण से शिफ्ट होने के कारण से सिर्फ गर्मी में होती है, ठंडी में क्यों नहीं होती है? क्योंकि ठंडी में जैसे सूर्य दक्षिणायन चले जाएगा तो ये जो क्षेत्र है वह इस हवाओं के क्षेत्र में नहीं रहेगा, है ना। जब ठंडी में दक्षिणायन चला जाएगा तो ये क्षेत्र जो है व्यापारिक हवाओं के क्षेत्र पर व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में नहीं रहेगा, तो वहाँ वर्षा नहीं होती। सिर्फ गर्मी के दिनों में जब उत्तर चला गया तो ये पर्टिकुलर रीजन किस में आ जाता है आपके? जो है ये पर्टिकुलर क्षेत्र जो है पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में आ जाता है। आया समझ में? तो इस कारण से तो इसका संबंध दो से हो गया, एक पूर्वी व्यापारिक हवाओं से और सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन स्थिति से हो गया। ये सब पॉइंट्स पूछता है क्वेश्चन, ये पूछेगा कि सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन स्थिति का संबंध किससे होता है, किस जलवायु से होता है? सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन स्थिति का संबंध जो है किस जलवायु से होता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो किस जलवायु से होता है? तो ये है ना, एक दो जलवायु और आएंगी, लेकिन मानसूनी जलवायु का संबंध किससे होता है? सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन स्थिति से होता है, और उसके कारण से ही गर्मी में बारिश होती है, शीतकाल में वर्षा नहीं होती है। आया समझ में? जून से सितंबर के बीच में। तो ये हो गया मानसूनी क्लाइमेट। तो इतनी चीज़ें याद रखनी है मानसूनी जलवायु के बारे में। क्लियर पॉइंट कि मानसूनी जलवायु कहाँ पर मिलती है, क्यों मिलती है, सबका आंसर मिल गया। गर्मी में ही बारिश क्यों होती है, ठंडी में नहीं होती, ये सबका आंसर मिल गया ना भाई तुम लोग को। किन हवाओं से होती है, तो ये कोई भी क्वेश्चन आएगा इन्हीं पॉइंट्स को लेकर के क्वेश्चन बनाया होगा, बने हुए हैं और आगे भी बनेंगे, राइट। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। रटना नहीं है, सिर्फ 2-3 लाइन रट ली और उसके बाद सोचोगे आंसर निकलेंगे, तो नहीं निकलेगा। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। मानसूनी जलवायु कहाँ मिलती है, क्यों मिलती है, कैसे बनती है, तो ये पूरा का पूरा कोई भी क्वेश्चन आएगा दिमाग लगा लोगे उतना। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग कौन से वाले में? सवाना तुल्य जलवायु में बीच वाली जलवायु कौन सी है आपकी? सवाना तुल्य जलवायु है। ये है आपका बीच वाली जलवायु सवाना तुल्य। इसको क्या बोलेंगे? हॉट जोन सेंट्रल टाइप बोलते हैं। हॉट जोन सेंट्रल टाइप इसको जो है, तो ये महाद्वीपों के बीच में मिलेगी, ठीक है। और ये जस्ट विषुवत रेखा 10 डिग्री के बाद लगी हुई है, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? मतलब समुद्र का प्रभाव नहीं होगा। महाद्वीपों के बीच का मतलब क्या हो गया? ना इधर से समुद्र का प्रभाव पड़ेगा, नहीं इधर से समुद्र का प्रभाव पड़ेगा, है कि नहीं। ना ईस्ट से समुद्र का प्रभाव पड़ेगा, नहीं वेस्ट से। कॉन्टिनेंट का बीच वाला भाग हो गया। तो इस तरीके की जलवायु को महाद्वीपीय जलवायु में भी रखते हैं। ये तीनों जो बीच वाले भाग है, इन तीनों को हम किसमें एक वर्ड में यदि यूज करना चाहे तो इसके लिए बोल देते हैं महाद्वीपीय जलवायु, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। तो समझ जाना किसकी बात कर रहे हैं? महाद्वीपीय जलवायु, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, या महाद्वीपीयता का प्रभाव करके कई जगह लिखा रहेगा। महाद्वीपीयता का प्रभाव, कॉन्टिनेंटलिटी का प्रभाव, महाद्वीपीयता का प्रभाव लिखा रहेगा। इम्पैक्ट ऑफ कॉन्टिनेंटलिटी, तो इसका मतलब क्या समझोगे? कि समुद्र का प्रभाव नहीं रहेगा, कोई स्थल या महाद्वीप के बीच वाले भाग की बात हो रही है। आगे बस समझ में? तो इसमें 3 आएंगे, लेकिन यहाँ पे आप सबसे पहले सवाना पढ़ते हैं। तो सवाना, सबसे पहले सवाना कौन है? ठीक है, सवाना कौन है? तो सवाना एक प्रकार के घास, लंबी घास का नाम है। सवाना जो नाम है वह कहाँ का क्या है आपका? एक लंबी घास है, उष्णकटिबंधीय घास है, जो उष्णकटिबंध में मिलती है ना। ऐसी भी समझ ही गए होंगे, हॉट जोन में है तो उष्णकटिबंधीय घास का नाम है। और ये सवाना घास जो मिलती है वह अफ्रीका के जो इक्वेटर वाला भाग छोड़ दो ये वाला, तो इसके बाद वाला जो पार्ट है उसमें मिलती है। ये सवाना घास इक्वेटर क्लाइमेट के बाद वाला जो क्लाइमेट है वो कौन सा हो गया? ये वाला ग्रीन कलर जो मैंने बताया, सवाना ग्रासलैंड वाला भाग है, सवाना जलवायु वाला पार्ट है।
तो सबसे ज़्यादा विस्तार अफ्रीका में इसी क्षेत्र में मिलता है, इसीलिए इसको सवाना क्लाइमेट कहा जाता है ना। और भी मिलेंगे लेकिन मेन सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, यहीं पर मिलता है। और चूंकि यहाँ पे अब क्या होगा, विषुवत-रेखीय क्षेत्र से दूर जा रहे हैं हम लोग, तो वर्षा कम हो जाएगी। और महाद्वीपों के बीच वाला भाग है तो समुद्री हवाओं का प्रभाव भी कम है, तो भी वर्षा कम होगी, इस कारण से भी वर्षा कम होगी। तो यहाँ पे जो वर्षा होती है ज़्यादा नहीं होती है, वह होती है जनरली 50 से 100 के बीच में। तो 50 से 100 के बीच में क्या होगा, जनरली अधिकांशतः घास होती है, लेकिन बीच बीच में पेड़ उगे होते हैं। बीच बीच में क्या होते हैं, सवाना ग्रासलैंड करके फोटो डालोगे, इमेज डालोगे तो आ जाएगा। दूर दूर तक घास मिलेगी, बीच बीच में 2-4 पेड़ मिलते रहेंगे, राइट। ये इसकी विशेषता होती है कि घास के साथ साथ दूर दूर तक, दूर दूर में बीच बीच में क्या होते मिलते रहते, आपके जो है ट्रीज भी मिलते हैं। तो जहाँ कम बारिश होगी वहाँ पे घास मिलेगी, थोड़ा सा ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पे पेड़ भी मिल जाते हैं। इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती कि बहुत ज़्यादा पेड़ों का विकास हो सके। आ रही ना बात समझ में। तो एक तो विशेषता ये हो गई। यहाँ पे जो वर्षा होगी महाद्वीपों के आंतरिक भाग में कब होगी बताओ, आंतरिक भाग में वर्षा कब होगी और किस प्रकार की होगी और क्यों होगी? हाँ, मतलब इंटीरियर पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स है ना भाई आपके। तो यहाँ पे रेनफॉल जो है कब, मतलब किस सीजन्स में होगी और किस प्रोसेस से होगी, किस टाइप की होगी? नहीं, पर्वत तो नहीं रहेगा, कहाँ पर्वत मिल जाएंगे। पर्वत होंगे भी तो खैर से, पर्वत होंगे भी तो पर्वत से टकरा के तब होती है जब तटीय क्षेत्र में या हवाएं चलेंगी अंदर की ओर। बीच में कितने प्रकार की वर्षा पढ़ाया था मैंने, तीनों में याद करो। कन्वेक्शनल होगा ना भाई, महाद्वीपों के आंतरिक भाग में लिखवाया था। महाद्वीपों के आंतरिक भाग में किस प्रकार की वर्षा होती है, तो कन्वेक्शनल बताया था, संवहनी प्रकार की वर्षा। तो यहाँ पे गर्मी के दिनों में तापमान बढ़ता है, थोड़ी बहुत आर्द्रता होती है, तो क्या होता है, कन्वेक्शन होता है और वर्षा होती है। तो यहाँ पे भी ग्रीष्म काल में वर्षा होती है और संवहनी प्रकार की होती है। आरी बस में कन्वेक्शनल टाइप आपका जो है इन समर कन्वेक्शनल टाइप होगी। तो वर्षा की मात्रा 50 से 100 के बीच में रहेगी, बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं होती है ना। मानसून में वर्षा की मात्रा ज़्यादा होती है, तटीय क्षेत्र में है तो तटीय क्षेत्र में तो 100 से ऊपर होगा। इसकी वर्षा की मात्रा क्या होगी, 100 से 200 के बीच होना ही होना है। आगे बस समझ, मानसून में कितनी होगी, तो 100 से, तो दोनों में क्या, यहाँ पे भी गर्मी में हो रही है, यहाँ पे भी गर्मी में हो रही है, लेकिन दोनों में अंतर है, यहाँ पे कम हो रही है, यहाँ पे ज़्यादा हो रही है ना। यहाँ पे समुद्री हवाओं से वर्षा होती है, यहाँ पे हवाओं का प्रभाव नहीं, कन्वेक्शन से वर्षा होती है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, क्लाइमेटिक टाइप्स से क्वेश्चंस बनते हैं। और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत ही ईजी हो जाएंगे वो आंसर निकालना, और नहीं क्लियर है तो फिर भगवान का नाम ही लेना पड़ेगा, है कि नहीं। उस समय भगवान का नाम की जय श्री राम बोलोगे या फिर कुछ और बोलोगे तो उससे काम नहीं चलेगा। चले आगे। तो ये हो गया सवाना टाइप, इसमें और क्या याद रखना है, ठीक है, हो गया। तापमान गर्मी में बहुत ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे तापमान सवाना जलवायु में गर्मी में तापमान क्या होगा, गर्मी में तापमान 35 से ऊपर होगा, क्योंकि आंतरिक भाग है, महाद्वीपों के अंदर वाले भाग है। तो तापमान की बात करें, टेम्परेचर की बात करें तो समर में 35 डिग्री से ज़्यादा होगा। झुलसाने वाली गर्मी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आर्द्रता क्या होगी, कम होगी ना भाई, बीच वाला भाग है तो मॉइस्चर नहीं होगा। इक्वेटर के पास में थोड़ा बहुत ज़्यादा भी होगा, लेकिन जितना इक्वेटर से दूर जाएंगे मॉइस्चर कम होते जाएगा, तो उसको झुलसाने वाली गर्मी कहा जाता है, स्कॉर्चिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो स्कॉर्चिंग कंडीशन कहाँ मिलती है, कभी किस जलवायु में मिलती है, तो सवाना है ना। स्कॉर्चिंग की कंडीशन इन सभी जलवायु में देखेंगे तो है ना, वहाँ पे भी मिलेगी डिजर्ट वाले में, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा इसके लिए यूज किया जाता है। और उसके कारण से सवाना का जो घास का मैदान है, सवाना जो ग्रासलैंड है, उसमें गर्मी के दिनों में आग भी लग जाती है, क्योंकि स्कॉर्चिंग के कारण से क्या होता है,
जो घास है आपस में फ्रिक्शन करेंगे, टकराएंगे, रगड़ खाएंगे तो चिंगारी निकलेगी। तो इसका कारण से गर्मी के दिनों में घास में क्या लग जाती है, सवाना घास वाले क्षेत्रों में आग भी लगती है अपने आप। आया समझ में? या फिर कोई सिगरेट पीते हुए फूंक दिया तो बात अलग है, तो उससे भी लग सकती है, लेकिन जनरली नेचुरली भी लगती है। आया समझ में? तो ये भी ध्यान में रखना, ये वर्ड यूज करता है कभी कभी कि किस जलवायु में झुलसाने वाली गर्मी उसकी मुख्य विशेषता है। स्कॉर्चिंग के कारण से गर्मी के दिनों में वहाँ के घास में, जंगल में आग भी लग जाती है, तो जनरली वो सवाना टाइप की जलवायु की बात कर रहा है। आया समझ में? चलिए, तो ये हो गया सवाना जलवायु। कहाँ कहाँ मिलती है, तो कहाँ कहाँ के लिए, एक तो मैंने बता ही दिया सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, अफ्रीका वाले भाग में, तो अफ्रीका वाला लिख लिया था ना। उसके बाद मिलती है ब्राज़ील में, यहाँ पर है कैंपोस करके सवाना है आपका अफ्रीका में। अफ्रीका में किसी एक देश में नहीं मिलेगी, बहुत सारे देशों में फैला हुआ है। फिर यहाँ पे कौन सा मिलता है, कैंपोस, कैंपोस ग्रासलैंड, कैंपोस घास का मैदान। लिख लो दिनेश, लिखते रहते ना जो भी बताता हूँ। हालांकि प्रिंटेड नोट्स में भी मिला होगा, दिया हुआ है, लेकिन जो क्लास में जिस तरीके से पढ़ाता हूँ, लिखवाता हूँ, वही से उसको याद रखना है और एग्जाम में वही काम आएगा। प्रिंटेड नोट्स के ज़्यादा भरोसे नहीं रहना है, वो सिर्फ तुम लोग को खुश करने के लिए दिए जाते हैं। समझ गए? समझ गए ना? प्रिंटेड नोट्स जो है सिर्फ आप लोग को खुश करने के लिए जाते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट क्लास ही होती है। तो ये अफ्रीका का पहले बता दिया, अफ्रीका का ये वाला भाग, एक तो ये हो गया सवाना, यहाँ पे सवाना घास ही बोलते हैं। साउथ अमेरिका में वहाँ पे क्या बोलते हैं, कैंपोस। तो इक्वेटर के दोनों ओर मिलता है, ये भी ध्यान रखना। सवाना कहाँ मिलेगा, इक्वेटर के दोनों ओर, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। तो कैंपोस है ये ब्राज़ील में, कहाँ पर है ये, ब्राज़ील, ठीक है। और इसके ऊपर जाएंगे, इक्वेटर के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे वेनेजुएला में है लानोस। वेनेजुएला में कहाँ पर है, उसको कहते हैं लानोस, कहते हैं लानोस घास का मैदान। ये सब नाम भी याद रखने हैं, कभी आ जाता है मिलाने विलाने के लिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये सब। अलग अलग रीजन्स में नाम अलग अलग है, ठीक है। सवाना ग्रासलैंड जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का एग्जांपल्स हो गए, उसके अलग अलग डिफरेंट नेम्स है, जो अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग रीजन्स में दिए गए। आया समझ में? तो साउथ अमेरिका में दो क्षेत्र मिलते हैं, एक आपका ब्राज़ील में मिलता है, इसको कैंपोस कहते हैं, और एक आपका वेनेजुएला में मिलता है। लानोस कहाँ मिलता है, वेनेजुएला। इनका नाम तो सुना ही होगा, वेनेजुएला न्यूज़ में था कि नहीं था? ठीक है, तो वेनेजुएला में था आपका, जो ये हो गया। इसके अलावा कहाँ मिलेंगे आपके ट्रॉपिकल में, ये तीन ही क्षेत्र है। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के ये 3 रीजन्स मिलते हैं, सवाना जलवायु वाले 3 क्षेत्र मिलेंगे। एशिया में नहीं मिलता है, क्योंकि एशिया में इस एरिया में समुद्र मिलेगा, है ना। इक्वेटर के बाद वाले एरिया में कौन सा मिलता है, ये इक्वेटर हो गया आपका, है ना, ये एशिया हो गया आपका। तो एशिया में यहाँ पे क्या है आपका, समुद्र है, इसलिए वहाँ पे ये वाली क्लाइमेट, सवाना जलवायु नहीं मिलती, मतलब स्पेशली बड़े लेवल पे नहीं मिलती। क्लियर हुआ? ये सब भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि निम्न में से कौन सी जलवायु एशिया में नहीं मिलेगी, तो उसका भी आंसर मिल गया होगा। चलिए, अब आते हैं तीसरा, डिजर्ट टाइप। तो ये डिजर्ट क्लाइमेट का मैं डिटेल पढ़ा चुका हूँ तुम लोग को कि डिजर्ट क्यों बनते हैं। तो डिजर्ट क्लाइमेट मिलता कहाँ पर है, तो 20 से 30 के बीच में बताया था, वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट में हो जाएगा, है कि नहीं। कहाँ मिलेगा, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, पश्चिमी महाद्वीपों में मिलता है। अरे बस समझ में बताया था ना, पढ़ाया था ना भाई, कि हॉट डिजर्ट्स जो है महाद्वीपों के पश्चिम में ही मिलते हैं, पश्चिम में ही बनते हैं। और क्यों बनते, पूरा कारण डिटेल बताया था, 2-3 कारण बताया था मैंने, याद है? कुछ याद आ रहा है अभिषेक बाबू? कुछ याद आ रहा है? मरुस्थली जलवायु कैसे बनती है, क्यों बनती है, कहाँ बनती है? बताओ, कैसे पर काम चलेगा? थोड़ा बहुत तो याद रखना पड़ेगा ना भाई, एक बार में नहीं होता याद, वो भी मैं भी समझता हूँ, लेकिन कुछ तो याद होगा, एक आध कारण ही बता दो।
एक तो है कोल्ड करंट लास्ट वाला रीजन है, उसके अलावा पहला रीजन डिजर्ट्स के लिए ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बताया था एक, और फिर ईस्टर्न ट्रेड विंड्स का इम्पैक्ट क्या होता है आपका, कम होते जाता है। तो इसके कारण से 3 पॉइंट बताए थे, तीनों पॉइंट्स याद कर लेना, जाके रिवीजन, जब इसे भूल जाए ना तो आज जाके रिवीजन कर लो, इसके उठा के कॉपी पढ़ लेना तो याद हो जाएगा। चलिए, ये सब क्यों बनते मैंने बता दिया, वेस्टर्न पार्ट में ही क्यों मिलते भी बता ही दिया मैंने। तो इसकी विशेषता मरुस्थल का मतलब ही बताया था, वर्षा कम होगी, 50 सेंटीमीटर से कम होगी, थोड़ी बहुत जो होगी वह कितनी होगी, 50 से 50 सेंटीमीटर से कम होगी डिजर्ट क्लाइमेट में। और पूरे विश्व में फिर मरुस्थल बता ही दिए थे मैंने, याद आ रहा है कुछ, पूरे विश्व में हॉट डिजर्ट कहाँ कहाँ पर है, याद आ रहा है। तो नॉर्थ अमेरिका में कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका में कहाँ पर है, तो नॉर्थ अमेरिका के नाम बताओ जल्दी से, बताओ मिताली एक आध नाम। गोबी डिजर्ट तो अमेरिका कहाँ पहुँचा दी, ये वाला डिजर्ट ने बताया था, यहाँ कहाँ अटाकामा आ जाएगा, अथाबास्का, सोनोरान एंड मोजावे। सोनोरान है आपका मैक्सिको में, सोनोरान ये मैक्सिको में है, कहाँ पर है सोनोरान, मैक्सिको है ना। जो नए बच्चा क्या नाम है, दिनेश, तुम देख लेना, इस क्लास में थोड़ी रहे होंगे। और दूसरा, और अभी तुम्हें घबराना नहीं, ये सब चीज़ फिर से बाद में पढ़ाऊंगा तो दोबारा पढ़ लेना, अभी तो बस ये ख़त्म हो रहा है क्लाइमेट, आज लास्ट क्लास है मेरी, तो क्लाइमेट जितना पढ़ाया है समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो भूल जाना, अगली बार फिर से पढ़ेंगे, ठीक है ना, नया शुरुआत से स्टार्ट होगा। तो बाकी हिस्ट्री शुरू से हुआ है तो वहाँ से तुम्हारा सिलेबस स्टार्ट मानना है। कॉन्स्टिट्यूशन भी लगभग समझ में आ रहा होगा, कुछ चीज़ें बैकअप की ज़रूरत होगी तो अब तो ऑनलाइन अवेलेबल, जैसे ऑनलाइन जुड़वा लेना, तो कुछ क्लासेस हो गई उसको टाइम निकाल के देखते रहना है, जो हो गई है उसमें से कुछ समझ में नहीं आया तो सर से टाइम लेकर के अलग से पूछ लेना है ना। अलग से क्लास की ज़रूरत है तो वो भी बता देना, अलग से क्लास भी लगा देंगे, या फिर दोबारा जब चलेगी तो फिर से वो टॉपिक्स आ जाएंगे। तो जो हो गया है और जो होने वाला है उसकी चिंता नहीं करना है, जो हो रहा है वर्तमान में फोकस करना है, ठीक है। लेकिन हमारा जीवन अधिकांशतः किस में निकल जाता है, दुखी होने में, किस में निकल जाता है कि क्या हो चुका है जो नहीं होना चाहिए था सोचते हो, और क्या होगा। यहाँ पे अमेरिका में इसको, यूएसए में क्या बोलते हैं, मोजावे डिजर्ट बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, मोजावे, ये यूएसए में। तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जाएंगे तो ये दो डिजर्ट्स के अलग अलग नाम हो गए, रीजन तो वही है, फैला हुआ डिजर्ट ही है, बस नाम मैक्सिको में सोनोरान कहते हैं और यूएसए में मोजावे कहते हैं, क्लियर है। फिर साउथ अमेरिका में याद होगा अटाकामा डिजर्ट, चिली में बताया था, यहाँ पे नॉर्थ चिली में है अटाकामा डिजर्ट, अटाकामा डिजर्ट नॉर्थ चिली, ये अटाकामा डिजर्ट है आपका ड्राइस्ट डिजर्ट ऑफ वर्ल्ड। ये क्या है आपका, जो ड्राइस्ट डिजर्ट ऑफ वर्ल्ड है, सबसे ड्राइस्ट है, सबसे सूखा, सबसे शुष्क है, सबसे कम बारिश होती है, चिली में है, दिख रहा है। उसके बाद आ जाओ आपका अफ्रीका में, तो अफ्रीका में सहारा डिजर्ट तो जानते ही हैं, तो सहारा डिजर्ट तो पूरा ईस्ट टू वेस्ट फैला हुआ, ये पूरा का पूरा सहारा डिजर्ट है। कितने देशों में फैला हुआ बताया था मैंने सहारा डिजर्ट का, तो सहारा मरुस्थल 11 देशों में फैला हुआ है। तो यहाँ के 11 देश जा कर के एटलस देख लेना। क्वेश्चन ये बनेगा किस देश में नहीं है, तो वो एक देश का नाम जो दिया होगा थोड़ा सा इससे दूर दराज में होगा, तो कॉमन सेंस लगा लोगे वहाँ पे, यदि देशों की स्थिति पता है तो सहारा डिजर्ट 11 देशों में लगभग फैला हुआ है। तो कौन कौन से 11 देश है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये भी बताया था मैंने, है कि नहीं, तो ये याद रखना है। इसी डिजर्ट्स के एक दो नाम अलग अलग हो जाते हैं अलग अलग देशों में, तो अलग अलग देशों में जाएंगे तो इस सहारा डिजर्ट्स के इधर से होकर के सबसे लंबी नदी विश्व की नील नदी बहती है, ये पूरे सहारा डिजर्ट को पार करके भूमध्य सागर में गिरती है, नील नदी, नील रिवर, नाइल रिवर, इंग्लिश में नाइल रिवर कहते हैं। आया समझ में, तो ये भी याद रखते हैं, सहारा डिजर्ट को क्रॉस करने वाली एकमात्र नदी कौन सी है,
नील नदी जो इजिप्ट में बहती है, मिस्र में बहती है। तो इस नदी के कारण से यहाँ पर आपका जो है इस नदी के ईस्ट में यहाँ पर एक, इसको ईस्टर्न डिजर्ट करके बोल देते हैं, ईस्टर्न डिजर्ट, ईस्टर्न डिजर्ट, पूर्वी मरुस्थल करके बोल देते हैं। ये पड़ेगा इजिप्ट में। कहाँ पड़ेगा? इजिप्ट। इजिप्ट मतलब मिस्र कहते हैं। समझ पा रहे हो? ये नदी है, नदी के ईस्ट में ईस्टर्न डिजर्ट और वेस्ट में वेस्टर्न डिजर्ट बोल देते हैं। वेस्ट में यहाँ पे क्या बोल देते हैं? वेस्टर्न डिजर्ट, वेस्टर्न, पश्चिमी मरुस्थल, पूर्वी मरुस्थल और पश्चिमी मरुस्थल। तो पूर्वी हो गया नील नदी के पूर्व के वाले भाग को, ये दोनों इजिप्ट में ही मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? तो इजिप्ट में। और ये थोड़ा सा लीबिया वगैरह में भी चला जाएगा। ये जो आपका वेस्टर्न डिजर्ट है ये लीबिया वगैरह में भी चला जाएगा। लीबिया, ईस्टर्न वाला इजिप्ट में मिलेगा। आया समझ में? एटलस जरूर देखना, एटलस देखने की आदत, ठीक है, डालनी पड़ेगी। अभी तक नहीं पड़ी है किसी के। अच्छी आदत है, मैंने कहा ना, डालनी पड़ती है। समझ गए? बुरी आदतें अपने आप लग जाती है, डालना नहीं पड़ता है। उसी प्रकार इसी सहारा डिजर्ट का सूडान में जो विस्तार है, यहाँ पर सूडान में, उसको नूबियन डिजर्ट कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, नूबियन डिजर्ट, नूबियन। तो नूबियन डिजर्ट कहाँ पर है? तो ये कहाँ पे आएगा? सूडान में, उत्तरी सूडान। अब सूडान भी दो देश बन गए, नॉर्थ सूडान एंड दक्षिणी सूडान। तो नॉर्थ सूडान में पड़ेगा आपका नूबियन डिजर्ट। नूबियन दिख रहा है? थोड़ा हैंड राइटिंग छोटी हो रही होगी क्योंकि ये बोर्ड बना हुआ है। दिख रहा है श्रेया? नूबियन की स्पेलिंग दिख रही है? श्रेया तुमको दिख रही है? थोड़ा थोड़ा, ठीक। तो नूबियन डिजर्ट लिख लिया। तो ये सहारा डिजर्ट के ही पार्ट है, तो ये याद रखना है आप लोग को। और ठीक है, लीबिया में तो लीबियन डिजर्ट बोल देते हैं, लीबिया कंट्री है तो लीबियन डिजर्ट वहाँ पे एक अलग से ही उसका नाम है। एनीवे, तो ये सहारा डिजर्ट के ही भाग हो गए। एटलस जाके देखोगे तो मिल जाएगा। इसके अलावा अफ्रीका में सदर्न हेमिस्फीयर में कुछ डिजर्ट्स है। सदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो यहाँ पर आपका है नामीब डिजर्ट। नामीब नामीबिया में है, नहीं, नूबियन और नामीब में कन्फ्यूजन भी होता है। ये है नामीब, नामीब डिजर्ट है। नामीबिया, यहाँ पे एक देशी है नामीबिया, तो नामीब डिजर्ट है नामीबिया में। नामीब डिजर्ट है नामीबिया। बना लिया, लिख लिया करो वही सब। हाँ, नहीं कॉस्ट में नहीं आएगा, बीच में ही रहेगा। मैं बना थोड़ा सा, मतलब वो ईस्टर्न कॉस्ट वाला है, वो अलग है। नहीं, ये सब वेस्टर्न वाले ही है। यहाँ पे नामीब डिजर्ट है, ये वेस्टर्न कॉस्ट में तो मिलते ही है। ये वाला वेस्टर्न का जो क्या बोलते हैं एक्सेप्शनल है, वो ईस्टर्न वाला है। वो गार्डन बताया था मैंने, आएंगे उसमें भी, इथोपिया में। तो आएगा समझ में? नामीब है। फिर एक है कालाहारी डिजर्ट, बोत्सवाना में। यहाँ पर है आपका जो है कालाहारी डिजर्ट, कालाहारी, कालाहारी डिजर्ट आपका बोत्सवाना। बोत्सवाना एक कंट्री का नाम है, बोत्सवाना, बोत्सवाना। बोत्सवाना। यहाँ पर एक ट्राइब मिलती है बुशमैन, बुशमैन ट्राइब। ये भी फेमस है, कभी कभार कहीं पूछ देगा। बुशमैन जनजाति मिलती है, ट्राइब, बुशमैन जनजाति, बुशमैन ट्राइब, बुशमैन, बुशमैन ट्राइब मिलती है। तो ये आपका चीटी वीटी खाती है, उसे छत्तीसगढ़ में भी खाते हैं। चंद्रिका नहीं आई है तो उधर जाएंगे बस्तर एरिया में तो चीटी खाते, चट्टी की चटनी बनती है, लाल चीटी की, लाल वाली चीटी की। समझ में आया? तो एक मैं गया था दंतेवाड़ा, थे वहाँ पे एक विधायक है, उनकी बेटी मेरे क्लास में पढ़ती थी, उनके साथ एक दिन घूमने गए थे हम लोग। तो वो तो वहीं पे चीटी पकड़ी, ऐसे तोड़ी और
सर खाओगे बोलती है। मतलब टेस्ट कर सकता हूँ हिम्मत करके, खा तो नहीं पाऊँगा करके। तो हल्का सा खट्टापन रहता है वो चटनी, उस चीटी के उसमें जो हल्का सा क्या रहता है, खट्टापन। ठीक है, तो अनुभव लेना ज़रूरी होता है ना भाई। तो कैसे खाते होंगे, तो खट्टी मतलब फाइनली यदि वो जैसे नॉनवेज वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बकरा खाओ चाहे आपका जो है बाकी कुछ भी खाओ, उनके लिए क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, उनके लिए वो नॉर्मल है। तो टमाटर की चटनी बनती है वैसे उसको उनकी चटनी लगती होगी खट्टी खट्टी, उसी तरह डिफरेंट। तो देख अभी से खाया तुम। चलिए, तो वो उनका अपना कल्चर है, तो ठीक है, जहाँ जैसे रहेगा, जहाँ जो खाने मिलता है उसको खाता है आदमी। जिंदा रहना है तो खाना पड़ेगा। चलिए, ये हो गया आपका जो है कालाहारी डिजर्ट। यहाँ पे एक बुशमैन जनजाति याद रखना, पूछते रहता है बुशमैन ट्राइब कहाँ पे संबंध है, किस मरुस्थल संबंधित है, तो कालाहारी है। ठीक है, तो ये हो गए आपके साउथ अमेरिका में, सॉरी साउथ अफ्रीका में। अब आ जाओ ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से मरुस्थल बताए थे मैंने, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बना लो। तो ये है ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें पूरा का पूरा वेस्टर्न पार्ट वेस्टर्न डिजर्ट कहलाता है, लेकिन इसी के अलग अलग नाम बताए थे मैंने, कुछ याद है? हाँ, बहुत सारे नाम बताए थे। इधर आपका तनामी डिजर्ट, टी से स्टार्ट है, तनामी डिजर्ट है। इधर आपका सिम्सन डिजर्ट है, ये सब जाके देखना, सिम्सन। इधर आपका गिब्सन डिजर्ट है, गिब्सन। यहाँ पर ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट है जो सबसे बड़ा है यहाँ का, ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट, विश्व का 3रे नंबर पर ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट है ना। ये बता चुका हूँ लेकिन फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट। आगे बस समझ में। यहीं पर फिर एक स्टूवर्ट डिजर्ट भी है, स्टूवर्ट, स्टूवर्ट। दिनेश लिख रहे हो, दिनेश बाबू है ना, लिख लो, अभी तो याद करते रहो, एक बार 2 बार 3 बार, धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ती है, एक दिन में नहीं होता है। मैंने कहा ना, अभी तो उससे जो भी पढ़ते हो उसको एग्ज़ाम पास होने के उद्देश्य से मत पढ़ो, बस मुझे अपना क्या बढ़ाना है, पूरा का पूरा जानकारी ज्ञान बढ़ाना है, नॉलेज बढ़ाना है, उस उद्देश्य से पढ़ो, समझ गए? तो जल्दी याद रहेगा, ज़्यादा याद रहेगा, क्योंकि प्रेशर डाल के एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे तो फिर याद नहीं होगा। अब ये बताओ कि किसी को जाके समझाना है, अपना ज्ञान बांटना है, समझ गए ना? तो लोग ज्ञान पसंद नहीं करते, सब लोग गाली देते, ज्ञानी मत बनो। चलिए, तो ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया वाला। अब बच गया एशिया में आ जाओ। तो एशिया में भारत में तो थार डिजर्ट है, यहाँ पे भारत में कौन सा है आपका, राजस्थान में थार डिजर्ट है। थार के नाम से महिंद्रा की गाड़ी भी आती है, मरुस्थल में चलाने के लिए बनाई गई है। उसके बाद इधर आपका जाएंगे मिडिल ईस्ट में, तो सऊदी अरब में सबसे बड़ा डिजर्ट है रब अल खाली, रब अल खाली। रब ने जिसको खाली रखा हुआ है, समझ में आए? क्योंकि यहाँ पे डिजर्ट है, तेल मिलता है लेकिन ठीक ठाक। सऊदी अरब में कहाँ पर है, रब अल खाली करके सऊदी अरब में है, सऊदी अरब में है रब अल खाली। क्लियर है? उसके बाद इसी के इधर उधर विस्तार है आपका। ईरान में 2 फेमस है, दस्त-ए-लूट, दस्त-ई-लूट और दस्त-ए-कबीर, KAVIR है, वैसे दिख रहा है आप लोग को, दस्त-ई-लूट करके होगा और कबीर करके, दस्त-ए-कबीर। ये ईरान में है दोनों। ये कहाँ पर है आपके, ईरान में। लिख लो, एटलस में जाके जरूर देखना और हाईलाइट करना है, तब याद रहेंगे हमेशा के लिए। तो कुछ दिनों बाद फिर इधर से उधर सब पहुंच जाएगा। तो दस्त-ए-लूट एंड दस्त-ए-कबीर हो गया। इन्हीं का विस्तार इराक वगैरह में है, तो सामिया डिजर्ट कहते हैं, सामिया। आपका जो SAMIA सामिया डिजर्ट, ये कहाँ पर है, इराक में। इराक आया समझ में? तो इस तरीके से सभी डिजर्ट्स आपके हो गए। फिर से रिवीजन मेरा हम लोग को बता दिया था, लेकिन फिर से चलिए।
अब इधर से इधर चलते, भूमध्य सागरी, इधर से घूम के उधर चलते। तो यहाँ तक हो गया। तो इतनी चीज़ें याद रखनी है, ये सब मैंने बता ही दिया। मरुस्थलीय जलवायु में दैनिक तापांतर सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन आएगा दैनिक तापांतर, डायरनल टेम्परेचर डिफरेंस। दैनिक तापांतर सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा? तो डायरनल टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब समझ गए इसका मतलब? दिन और रात के तापमान में अंतर, मैक्सिमम और मिनिमम, है कि नहीं? दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अंतर, डायरनल टेम्परेचर डिफरेंस, DIURNAL। आया समझ में? तो दैनिक तापांतर यहाँ पर क्या मिलता है? सभी जलवायु की बात करें तो दैनिक तापांतर सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा? तो डिजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट में दिन का तापमान बहुत ज़्यादा होता है और रात का बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, इसलिए दिन का अधिकतम और मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। आया समझ में? सब याद रखना है, सब याद रखना है, ध्यान से पढ़ना है, सोचना है। चलिए, ये हो गया आपका। अब आ जाओ भूमध्य सागरीय जलवायु। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोग के, ये क्वेश्चन आते ही रहता है। नाम है भूमध्य सागर के आधार पे, और इसकी विशेषता सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? शीतकाल में वर्षा, ग्रीष्मकाल में शुष्क, ग्रीष्मकाल शुष्क। तो इसलिए अपने आप में यूनिक मानी जाती है। रेनफॉल इन विंटर, ड्राई इन समर। मोस्टली जो रेनफॉल होती है समर में होती है, बाकी क्लाइमेट्स में। तो ये इसलिए अपने आप में यूनिक मानी जाती है। आया समझ में कि नहीं आया समझ में? आया ना? इम्पोर्टेंट है। क्यों होती है शीतकाल में? तो ये पछुआ हवाओं के प्रभाव में, शीतकाल में जो है महासागरीय पछुआ हवाओं के प्रभाव में आ जाता है। उत्तरायण दक्षिणायन का संबंध इससे भी है। तो जब है ना पछुआ हवाएं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते, कहाँ मिलती है? इसका जो नाम दिया गया भूमध्य सागर वाले क्षेत्र से दिया गया है। भूमध्य सागर कहाँ पर है पता है दिनेश? कहाँ पर है भूमध्य सागर? भूमध्य सागर कहाँ पर है? ठीक है, आपके घर के पास नहीं है बोलो। ठीक है, तो ये हमारे घर के पास भी नहीं है। ये आपका अफ्रीका और यूरोप के बीच में, ये अफ्रीका दिख रहा है आपका, है ना? अफ्रीका महाद्वीप ऐसे दिखता है, इधर ऊपर है यूरोप। इन दोनों महाद्वीपों के बीच में यहाँ पर जो ये महासागर है, जो भूमध्य सागर कहलाता है, मेडिटेरेनियन सी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो भूमध्य सागर। तो इसी के नाम के आधार पे इसको कहा गया है। तो भूमध्य सागर के आसपास के देशों में जो बारिश होती है वह शीतकाल में होती है। आ रही बात समझ में? क्यों होती है? क्योंकि पछुआ हवाओं के प्रभाव में, जैसे पछुआ हवाएं सामान्य स्थिति में क्या होंगी? 30-35 से ऊपर क्यों चलती है? तो गर्मी के दिनों में तो ये नीचे रहें। गर्मी के दिनों में उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे तो गर्मी के दिनों में पछुआ हवाएं यहाँ से इधर की ओर चल रही है, ये पछुआ हवाएं चल रही है, ये भूमध्य सागर के ऊपर से चल रही है पछुआ हवाएं। तो बाकी समय में ये पछुआ हवाएं महासागर से आगे निकल जाती है। आपका महासागर से क्या होती है? आगे निकल जाती है, यहाँ पे टकराती नहीं है। लेकिन जब सर्दी की ऋतु आती तो सूर्य, मैंने कहा था ना, सर्दी की ऋतु में, ठंडी के दिनों में क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर को सूर्य नीचे चला जाएगा, तो ये हवाएं थोड़ा नीचे आ जाएंगे। अब ये सीधा सीधा समुद्र से जाके कहाँ टकराती है? दक्षिणी यूरोप में टकराती है। पूरा दक्षिणी यूरोप भूमध्य सागरीय जलवायु वाला है। पहले क्या हो रहा था? इसके ऊपर से आगे चली जाती थी, टकराती नहीं थी वहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे ही थोड़ा दक्षिण में आ गए तो ये क्या हो गया आपका जो है, ये भूमध्य सागर से आर्द्रता लेकर के जाती है और ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, तो यहाँ पे टकरा करके पूरा वर्षा करती है। तो इसका भी संबंध किससे हो गया? सूर्य की दक्षिणायन और उत्तरायण स्थिति से हो गया। तो ये महासागरीय पछुआ हवाओं से वर्षा होती है। कभी क्वेश्चन आएगा कि भूमध्य सागरीय जलवायु में किन हवाओं से वर्षा होती है? तो महासागरीय पछुआ हवाओं से वर्षा होती है, ओशनिक वेस्टर्ली विंड्स। नहीं ये हाँ, मतलब महासागर से टकरा के तो जाके ओरोग्राफिक मिल ली रहेंगी। ठीक है, टकराने के लिए कुछ ना कुछ मिलेगा तभी वर्षा होगी। और कुछ साइक्लोनिक भी होती है, टेम्परेट साइक्लोन्स वगैरह बनते हैं।
गर्मी में नहीं होते ना, गर्मी में इसलिए बोल रहा हूँ कि गर्मी में ये पछुआ हवाओं का जो प्रवाह क्षेत्र इसके ऊपर से रहता है, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, और जैसे ठंडी की ऋतु आती है नीचे आ जाते हैं और ये सीधा यहाँ से जाते हैं, यहाँ पे टकराते हैं फिर। तो दक्षिणी शीतकाल में जो है ये पछुआ हवाओं के प्रभाव में आते हैं, जो महासागर से। तो वही उत्तरायण और दक्षिणायन स्थिति से संबंध हो गया इसका भी जो है। समझ पा रहे हो कॉन्सेप्ट कैसे उत्तर दक्षिण हो रहे हैं हवाएं? तो इसलिए वेस्टर्ली विंड से हवाएं यहाँ पे वर्षा होती है, ये क्वेश्चन याद रखना है। आगे बस समझ में। और इसका भी संबंध उत्तर दक्षिण होने से, वैसे सूर्य को उत्तरायण दक्षिणायन से ज़्यादा संबंध मानसून से होता है, लेकिन इसका भी संबंध उत्तरायण और दक्षिणायन से है। आया समझ में? तो ये भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा भूमध्य सागरीय जलवायु में क्या याद रखना है? भूमध्य सागरीय जलवायु ये पॉइंट हो गए आपके। हाँ, मिलती कहाँ पर है? तो 30 से 45 वाला रीजन जनरली माना जाता है। 30 से 45 के बीच में ये वाला क्षेत्र आपका महाद्वीपों का पश्चिमी भाग कहाँ पे आएगा? तो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मिलती है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स में मिलती है। इन बिटवीन लैटिट्यूड्स 30 to 45 वाला रीजन पड़ेगा, राइट। चलूँ आगे। तो यहाँ पे और ये सबसे बेस्ट जलवायु मानी जाती है। यहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्मी होती ना ज़्यादा ठंडी। यदि सबसे अच्छी अनुकूल रहने लायक जलवायु पूरे सभी जलवायु में देखा जाए तो फेवरेबल कंडीशन कहाँ पे होती है? सबसे ज़्यादा अनुकूल मानी जाती है मनुष्य के रहने के लिए, फेवरेबल क्लाइमेट। क्यों? क्योंकि ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती और ज़्यादा ठंडी भी नहीं पड़ती है। गर्मी में टेम्परेचर भाई 25-30 मैक्सिमम चला गया तो बहुत बड़ी बात है, 30 से नीचे रहेगा, और ठंडी में 10 से नीचे नहीं जाता है, 10 से 25 के बीच में, तो मॉडरेट हो गया, ना ठंडी ना गर्मी ज़्यादा है। समझ में? तो कभी ये भी क्वेश्चन आ जाए सबसे अच्छी जलवायु रहने के लिए कौन सी है, तो भूमध्य सागरीय जलवायु, मेडिटेरियन क्लाइमेट। अब उसके बाद कहाँ कहाँ मिलती है वो इम्पोर्टेंट है। तो एक तो भूमध्य सागर के चारों ओर हो गया, तो भूमध्य सागर के चारों ओर में कौन आएगा? दक्षिणी यूरोप आ गया, है कि नहीं। फिर उत्तरी अफ्रीका थोड़ा बहुत आ जाता है, उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीसिया वगैरह वाला जो भाग है, ट्यूनीसिया करके कंट्री है वहाँ पे, ट्यूनीसिया वगैरह थोड़ा सा आ जाएगा आपका, जहाँ पे टकरा के वर्षा करेंगी। उत्तरी अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका में ट्यूनीसिया। तो इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में, इंपॉर्टेंट है, पूरा पूछता है क्वेश्चन, कहाँ कहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है। मैंने कहा ना इंपॉर्टेंट है ये। तो नॉर्थ अमेरिका में ये मिलती है आपकी, फिर से यहाँ पे कैलिफोर्निया रीजन, यूएसए का कैलिफोर्निया रीजन, सैन फ्रांसिस्को उसका रिप्रेजेंटेटिव सिटी कहलाएगी। यूएसए में कैलिफोर्निया स्टेट, कैलिफोर्निया राज्य, कैलिफोर्निया राज्य में सैन फ्रांसिस्को का नाम तो सुना ही होगा सभी ने, नहीं सुना है तो अब सुन लो। वेस्टर्न पार्ट में सबसे बड़ा शहर अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को है। वेस्टर्न तट पर सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सैन फ्रांसिस्को है। वहीं पर सिलिकॉन वैली जो है, सिलिकॉन वैली भी वहीं पर मिलती है, सैन फ्रांसिस्को के पास में। सिलिकॉन वैली फेमस क्यों है? मिताली बताओ तुम, अब भूल गई? बताओ याद है तो। हाँ, काय के लिए फेमस है? कौन सी इंजीनियरिंग कर रहे हैं? अभिषेक बताओ। है ना, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री के लिए फेमस है वर्ल्ड में, सिलिकॉन वैली। दिनेश सुना है नाम? अब लिख लो, लिख लिया करो पूरा भाई, जो भी बोले ना कुछ भी छोड़ा मत करो, क्लास की हर चीज़ इंपॉर्टेंट है ना। वो बुक्स में नोट्स में कहाँ मिलेगी किधर मिलेगी नहीं पता। तो सैन फ्रांसिस्को शहर का नाम याद रखना, जो वेस्टर्न कोस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। दूसरा सिलिकॉन वैली इसी सैन फ्रांसिस्को शहर में मिलती है। आ रही बात समझ में? और आईटी इंडस्ट्री के लिए फेमस है। वहाँ अधिकांशतः भारतीय लोग काम करने वाले होते हैं, जो आपके गूगल के सीईओ वगैरह सब वहीं पे मिलेंगे तुम लोग को। समझ में आया? लेकिन एक रिसर्च हुआ था कि पैसा तो उनके पास खूब खाब है, लेकिन संतुष्ट कोई नहीं है। सबसे ज़्यादा दुखी इंसान
दुखी का मतलब है सेटिस्फाइड नहीं थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि पैसा है लेकिन घर से दूर, घर बार से दूर, 2 दिन अच्छा लगता है। अमेरिका जाके रहोगे ना, अब परिवार तुम्हारा पूरा, यदि वहाँ पे कई सालों से रह रहा तो बात अलग है, लेकिन तुम्हारा परिवार यहाँ पर है, मम्मी पापा से लेके भाई बहन सब, और तुम अमेरिका में अकेले अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो, तो 2-4 दिन दोस्तों यारों के साथ अच्छा लगेगा, लेकिन बाकी फाइनली एक समय के बाद, जैसे मुझे दिल्ली शादी के पहले अच्छी लगती थी, ठीक है, शादी के बाद अब लगता है कि दिल्ली विल्ली कोई बोले आ जा तो हिम्मत नहीं होती जाने की, समझ गया ना। छोटे शहर अच्छे लगते हैं, घर पास पड़ोस अच्छा लगता है, यहाँ पे कम से कम अपनापन लगता है, ठीक है। तो एक समय के पश्चात जो है, तो वही अमेरिका वालों का हाल भी है कि वहाँ रह तो रहे हैं अलग अलग देशों से, भारत से, कई सारे राज्यों से जा कर के लोग, लेकिन एक रिसर्च, साइकोलॉजिकल रिसर्च आया था कि सेटिस्फाइड नहीं है, पैसा कमी नहीं है उन लोग के पास। एनीवे, तो यूएसए का कैलिफोर्निया हो गया, सैन फ्रांसिस्को शहर उसका रिप्रेजेंटेटिव हो गया। साउथ अमेरिका में आ जाओ, तो साउथ अमेरिका में है आपका मध्य चिली, सेंट्रल चिली वाला पार्ट आएगा, सेंट्रल चिली वाला पार्ट आएगा यहाँ पर। क्या हो गया? एसी चालू कर दीजिए। चलिए, सेंट्रल चिली, मध्य चिली वाला पार्ट हो गया। और यहाँ पे इसकी कैपिटल, चिली की कैपिटल क्या है, कौन बताएगा? विकासशील बताओ, चिली की राजधानी। सैंटियागो है ना, चिली की कैपिटल है सैंटियागो। तो सैंटियागो इसका रिप्रेजेंटेटिव शहर हो गया, प्रतिनिधि नगर है ना, क्या बोलेंगे इसको? प्रतिनिधि, मतलब प्रतिनिधित्व करने वाला शहर है ना। आपके सांसद वगैरह क्या होते? प्रतिनिधि होते तुम लोग के। तो यहाँ पर है सैंटियागो, कैपिटल है सैंटियागो, ये उसका रिप्रेजेंटेटिव सिटी हो गई। तो ये मध्य चिली में मिलेगा, याद रखना है। इसके बाद अफ्रीका में आ जाओ, तो अफ्रीका में साउथ अफ्रीका का ये वाला पार्ट, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्ट साउथ अफ्रीका, क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट। साउथ अफ्रीका एक कंट्री है, तो साउथ वेस्ट साउथ अफ्रीका, केप टाउन वाला शहर आएगा, केप प्रांत कहलाता है, केप टाउन शहर है वहाँ पे, केप टाउन, केप प्रांत, केप प्रोविंस। साउथ वेस्ट साउथ अफ्रीका, केप टाउन, केप प्रोविंस। चलिए आगे, तो ये याद रखना साउथ अफ्रीका में। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये वाला पार्ट आपका साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, ये वाला भाग। यहाँ पर कैनबरा करके, कैनबरा कैपिटल है, कैनबरा, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, मेलबोर्न नहीं है, कैनबरा, हाँ कैनबरा। तो कैनबरा जो है एक अलग से वहाँ पे उसके टाइप के स्टेट, जैसे दिल्ली है वैसी इस टाइप से कैनबरा। हाँ, गए हो तुम जैद? ऑस्ट्रेलिया घूम के आए हो? ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द, बहुत सारे वहाँ पे जो इस्लाम कम्युनिटी वाले मिलते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका कैनबरा, ये हो गया आपका, तो ये हो गए आपके रीजन। बाकी भूमध्य सागर के चारों ओर वाला क्षेत्र है, तो ये आएंगे ही आएंगे। दक्षिणी अफ्रीका में पूरा आपका बनेगा ना, यूरोप में स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, ये सब आ जाएंगे यहाँ पे। तो दक्षिणी यूरोप के देशों के नाम देख लेना, वहाँ पे इटली आपका है, इधर आपका यूगोस्लाविया में क्या बोलते हैं, कोसोवो वगैरह, बहुत सारे देशों के नाम आएंगे साउथ यूरोप में। स्पेन आएगा, फ्रांस आएगा, फ्रांस का साउथ वाला पार्ट आएगा आपका, आया समझ में? ये सब चीज़ें आ जाएंगी साउथ यूरोप में। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है, मेडिटेरेनियन सी को लेकर के बनेगा, मेंस में भी बन सकता है ना, इसको लेकर के क्वेश्चन बनाते ही रहते हैं, क्योंकि अपने टाइप में एक अलग यूनिक क्लाइमेट है इस कारण से। तो मेंस में भी आ सकता है भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता,
और उसका महत्व पूछता है। तो महत्व ये है इसका कि यहाँ पर सिट्रस फ्रूट्स मिलते हैं। साइट्रस फ्रूट्स समझते हो, खट्टे फल, संतरा, और जैतून के लिए भी जाना जाता है, जैतून के लिए, ऑलिव ऑयल, ऑलिव के लिए जाना जाता है, ऑलिव, जैतून के लिए, अंगूर के लिए जाना जाता है, ये क्षेत्र अंगूर है। और सिट्रस फ्रूट समझ गए ना, ठीक है, नींबू हो गया, संतरा हो गया, इस टाइप से चीज़ें, रसदार वाले जो फल है वो मिलते हैं ज़्यादा, तो उसके लिए फेमस है ये क्लाइमेट। माल्टा, माल्टा ही बोलते हैं ना, एक तो संतरा टाइप का बड़ा बड़ा आता है, एक तो कोरोना के समय खूब चला था वो, ठीक है, माल्टा ही था। एक तो किन्नू आता है संतरा टाइप का, तो आजकल किन्नू ज़्यादा मिलता है, संतरा कम मिलता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो उसके बाद इधर बाद में आएंगे, इधर पहले चलते, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला इनके बारे में थोड़ा थोड़ा याद रखना है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये आपका पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु। नेक्स्ट आपका आ जाओ पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु, वेस्टर्न यूरोपियन टाइप। तो ये आपका मिलता है 45 से 65 महाद्वीपों के पश्चिमी भाग, वेस्टर्न पार्ट में, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में आएगा। इसको ही ब्रिटिश तुल्य जलवायु भी कहते हैं, ब्रिटिश तुल्य, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट भी कहते हैं, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। इसको ही जो है ब्रिटिश, इसलिए कि ब्रिटेन में ज़्यादा मिलता है, इसलिए ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट भी कहते हैं। चले आगे, तो ये पॉइंट याद रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि ये विषुवत रेखा के बाद दूसरी सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, द्वितीय अधिकतम वर्षा के पेड़ी, द्वितीय अधिकतम वर्षा की पेड़ी है यहाँ, सेकंड हाईएस्ट रेनफॉल बेल्ट, सेकंड हाईएस्ट रेनफॉल बेल्ट है। आया समझ में, सेकंड हाईएस्ट रेनफॉल बेल्ट। यहाँ पे बारिश भी 100 से 200 के बीच में ही होगी, 150 से ज़्यादा ही होती है वैसे, 150 से 200 मान लो, 150 से 200 के बीच में होगी, सालों भर होती है, वर्ष भर, लेकिन शीतकाल में ज़्यादा होती है, शीतकाल में अधिक। ये सब विशेषताएं लिख लेना, वर्ष भर लेकिन शीतकाल में अधिक, है ना। जैसे इक्वेटर में भी साल भर होती है, लेकिन वहाँ पे सालों भर समान होती है, यहाँ पर विंटर में ज़्यादा होती है, वर्ष भर, थ्रू आउट द ईयर बट मोर इन विंटर, थ्रू आउट द ईयर बट मोर इन विंटर। लिख लिया सब पॉइंट्स, ये पॉइंट याद रखना है। तो ये हो गया वेस्टर्न। होती क्यों है विंटर में ज़्यादा, क्यों होती है, सालों भर क्यों होती है, तो सालों भर यहाँ पे पछुआ हवाएं टकराते रहती है। इस क्षेत्र में कौन सी हवाएं टकराती है सालों भर, वेस्टर्न विंड्स टकराती, पछुआ हवाएं टकराती है। और ये सब कहाँ से जा रही है, महासागर से जा रही है, महासागरों से जा रही है। तो पछुआ हवाओं के कारण से यहाँ पर सालों भर बारिश होती है। और पछुआ हवाएं अपने साथ शीतोष्ण चक्रवात भी लेकर के चलते हैं, टेम्परेट साइक्लोन लेकर के चलते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए टेम्परेट साइक्लोन का प्रभाव भी रहता है। और मैंने बताया था कि विंटर में टेम्परेट साइक्लोन्स ज़्यादा बनते हैं, इसलिए विंटर में बारिश और क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। और विंटर में और ज़्यादा पछुआ हवाओं के प्रभाव में आ जाता है ये, क्योंकि सूर्य दक्षिणायन चला जाता है ना, सूर्य दक्षिण की ओर जाएगा तो और ज़्यादा टकराएंगे यहाँ पे पछुआ हवाएं, इसलिए विंटर में यहाँ पे बारिश क्या होती है, ज़्यादा होती है। आया समझ में। तो ये सब पॉइंट्स याद रखने हैं। तो ये हो गया आपका वेस्टर्न टाइप ऑफ, यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। कहाँ कहाँ मिलती है, तो एक तो वेस्टर्न यूरोप पूरा आ गया, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप पूरा आ गया आपका। नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में कौन आएगा, ब्रिटेन, फ्रांस का भाग, जर्मनी का कुछ भाग, उधर नॉर्वे, स्वीडन, सब आ जाएंगे, समझ गए। नॉर्थ वेस्ट यूरोप पूरा आ जाएगा आपका, नॉर्थ वेस्ट यूरोप पूरा आ गया। उसके बाद है कनाडा का नॉर्थ वेस्ट कनाडा ना, कनाडा का ये वाला पार्ट, यहाँ पे जो शीतोष्ण चक्रवात टकराते हैं ना, वो वाला पार्ट आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट कनाडा।
तो ये उत्तरी गोलार्ध में ये वाले क्षेत्र आएंगे दो, नॉर्थ वेस्ट यूरोप, नॉर्थ वेस्ट कनाडा। और साउथ में मैंने बताया था चिली वाला भाग थोड़ा सा आ जाएगा, यहाँ पे साउथ चिली आ जाएगा आपका, जहाँ पे शीतोष्ण चक्रवात बताए थे वही वाला साउथ चिली और साउथ न्यूजीलैंड, साउथ चिली एंड साउथ न्यूजीलैंड जो कल बताया था मैंने। आया समझ में? यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका वेस्टर्न यूरोपियन टाइप क्लाइमेट। बाकी के बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये हो गया। उसके बाद आ जाओ स्टेपी तुल्य, तो ये फिर से महाद्वीप के बीच वाला आ गया, है कि नहीं? बस इसकी तुलना में यहाँ पे वर्षा की मात्रा और कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा ना। ये इक्वेटर के पास वाला था तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या मिलता है, ज़्यादा मिलता है। ये और दूर हो गया तो यहाँ पे मध्यम तापमान मिलता है, मीडियम या मॉडरेट टेम्परेचर मिलता है, मध्यम तापमान, मॉडरेट टेम्परेचर आप कह जो है। और वर्षा यहाँ पे कम हो जाती है, यहाँ पे वर्षा हो जाएगी आपका 50 से 75 के बीच में, इसलिए छोटी घास उगती है यहाँ पे। उसकी लंबाई, घास की लंबाई, यहाँ पे भी घास है, छोटी घास, स्मॉल ग्रास यहाँ पे उगती है। सामान्य के कंपैरिजन ग्रास की लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वर्षा क्या हो गई, कम हो गई, है कि नहीं? और उसी ग्रास को रसिया वाले पार्ट में, यूक्रेन वाले पार्ट में स्टेपी कहा जाता है। रसिया और यूक्रेन में क्या कहा जाता है, दोनों की लड़ाई हो रही है, स्टेपी घास कहा जाता है। रूस और यूक्रेन वाला जो पार्ट है, रसिया और यूक्रेन, तो रसिया और यूक्रेन वाला पार्ट स्टेपी घास कहा जाता है, स्टेपी ग्रास कहा जाता है। तो ये टेम्परेट ग्रासलैंड में आएगा, किसमें आएगा, शीतोष्ण घास, शीतोष्ण ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड में आएगा। तो स्टेपी कहा जाता है, रसिया और यूक्रेन, उसी के नाम यहाँ पे सब ज़्यादा मिलता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है। आया समझ में? तो ये थोड़ा सा याद रखना है। और इसी के समान कहाँ और मिलते हैं, तो नॉर्थ अमेरिका में और मिलता है, बीचों बीच में अमेरिका और कनाडा के बीच में यहाँ पर मिलता है, इसको प्रेरी कहते हैं, है ना। यूएसए में ज़्यादा है, कनाडा में कम है, नहीं, प्रेरी, प्रेरी ग्रासलैंड, प्रेरी आप कह जो है, प्रेरी, प्रेरी ग्रासलैंड है आपका, आई करके हो, प्रेरी ग्रासलैंड। ये कहाँ पर है, यूएसए में ज़्यादा है, प्लस थोड़ा सा कनाडा में है, प्रेरी प्लस यूएसए प्लस कनाडा में। लिख लिया? कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका के इन दो देशों में। फिर साउथ अमेरिका में मिलता है अर्जेंटीना में। साउथ अमेरिका में कहाँ मिलता है, अर्जेंटीना में पंपास कहते हैं, अर्जेंटीना में यहाँ पे क्या बोलते हैं, पंपास, ये अर्जेंटीना में बोलते हैं पंपास। दिख रहा है पीछे वालों को, पंपास अर्जेंटीना में बोलते हैं, कहाँ पर, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में कहा जाता है पंपास। और इसके अलावा जो है ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया में इसको कहा जाता है यहाँ पर डाउन्स, DAWNS, डाउन्स। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं। तो ये ग्रासलैंड्स हो गए आपके टेम्परेट वाले, तो ये स्टेपी टाइप के क्लाइमेट में मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे। तो ये हो गया। अब आता हूँ चाइना तुल्य में। तो चाइना तुल्य में इतना ही याद रखना, यहाँ पर भी सालों भर वर्षा होती है, गर्मी में ज़्यादा होती है, वर्ष भर वर्षा, ग्रीष्म काल में ज़्यादा होती है, ग्रीष्म काल में अधिक, और व्यापारिक हवाओं से होती है। बस इतना याद रख लेना, व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में तो गर्मी में ज़्यादा आ जाता है, उत्तरायण दक्षिणायन के कारण से। तो वर्ष भर वर्षा, थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल, मोर इन समर एंड थ्रू आपका जो है ट्रेड विंड्स।
और चाइना नाम ही दिया गया, चाइना में सबसे ज़्यादा मिलता है। चाइना का सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, तो चाइना वाले पार्ट में, इसीलिए इसको चाइना तुल्य ही कहा गया। तो चाइना तुल्य वाला पार्ट आ जाएगा। तो चाइना वाला का साउथ ईस्ट चाइना, कौन सा आएगा आपका, साउथ ईस्ट चाइना वाला पार्ट। चलो आगे, है ना, मतलब ये भी आपका न उष्ण शीतोष्ण में है, तो ज़्यादा गर्मी भी नहीं, ज़्यादा ठंडी भी नहीं। गर्मी में गर्म रहेगा, उष्ण है मतलब गर्मी में गर्म रहेगा, ठंडी में ठंडा हो जाएगा, राइट। और ये थोड़ा सा याद रखना है। और चाइना के अलावा फिर नॉर्थ अमेरिका के साउथ ईस्ट यूएसए में मिलेगा, साउथ ईस्ट यूएसए, वही वाला पार्ट चाइना जहाँ मिल रहा है उसी का यूएसए के साथ जोड़ देना, यूएसए वाला पार्ट आ जाएगा। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपका जो यूएसए का साउथ ईस्ट यूएसए में यहाँ पे चाइना तुल्य मिलेगा। तो ये दो मेन रीजन याद रख लेना, आपका काफ़ी है, ठीक है। साउथ में नहीं जाते। उसके बाद तो ये हो गया क्लियर है। तो ये ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है। पूछेगा इधर से विश्वतरेखी के बारे में पूछेगा, मरुस्थल, भूमध्य सागरी, ये सब के बारे में ज़्यादा पूछता है। उसके बाद आ जाओ सेंट लॉरेंस तुल्य में। तो यहाँ पर भी चूँकि तटीय क्षेत्र में है, यहाँ पे ध्रुवीय हवाओं का प्रभाव है। कौन सी हवाएं पड़ती है, पोलर कोल्ड विंड्स पड़ती है। तो बारिश भले कम होती है लेकिन वर्ष भर वर्षा होती है, थोड़ी बहुत, वर्ष भर थोड़ी बहुत वर्षा होती है। थोड़ी बहुत का मतलब 50 से 75 ही होगी, ज़्यादा नहीं, 50 से 75 या 100 सेंटीमीटर मान लो तटीय क्षेत्र में है तो। और शीतकाल में ज़्यादा होगी, यहाँ पर भी शीतकाल में ज़्यादा होगी, क्योंकि शीतकाल में सूर्य दक्षिण आएगा तो ये पोलर विंड्स, ध्रुवीय हवाएं ज़्यादा आ जाएंगी महासागरों पर, है ना। बस इतना ही कॉन्सेप्ट याद रखना, हवाएं बस आगे पीछे होती है। तो वर्ष भर वर्षा होती है लेकिन कम होती है, 50 से 100 से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। 75, और शीतकाल में ज़्यादा होगी। और ये सेंट लॉरेंस नाम दिया गया यूएसए के आधार पर थी, मुख्य रूप से यूएसए में मिलती है, यूएसए के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, कनाडा यूएसए के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, कनाडा एंड यूएसए, कनाडा वाला पार्ट कनाडा यूएसए में नॉर्थ ईस्ट पार्ट में मिलेगा। इतने से तुम्हारा काम हो जाएगा, सेंट लॉरेंस में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। आया समझ में। उसके बाद लास्ट है साइबेरिया तुल्य या टाइगर तुल्य। ये फिर से महाद्वीपों के बीच में आ गया। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश होगी गर्मी के दिनों में, ग्रीष्मकाल में होगी, और बहुत ही ज़्यादा बारिश नहीं होती। यहाँ पे आपका 50 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है, ग्रीष्मकाल में 50 सेंटीमीटर, है ना। तो इसको साइबेरिया तुल्य, टाइगर तुल्य, ये दोनों नाम याद रखना। इसको बोरियल जलवायु भी बोलते हैं, बोरियल क्लाइमेट। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेट फॉरेस्ट जो मिलेंगे, कोणधारी वन, उसी को बोरियल वन कहा जाता है, इसलिए बोरियल क्लाइमेट भी कहा। कोणधारी वन, कोणधारी समझ गए, कोणधारी या शंकुधारी, कोणधारी या शंकुधारी वन कहा जाता है। कोनिकल फॉरेस्ट, कोनी आकार के पत्तियों वाले वन। तो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे, तो साइबेरिया टाइप जलवायु में मिलते हैं। आया समझ में। और बर्फबारी वगैरह ठंडी के दिनों में पूरा बर्फबारी होती है, शीतकाल में पूरा का पूरा बर्फ से जमा होता है शीतकाल में, गर्मी में बर्फ पिघल जाएगी। और यहाँ पे मैंने बताया था वार्षिक तापांतर सर्वाधिक मिलता है। वार्षिक तापांतर क्या मिलेगा, सर्वाधिक। एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस, एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस सबसे ज़्यादा मिलता है कहाँ पर, साइबेरिया टाइप क्लाइमेट में। कौन सा स्थान बताया था, एक स्थान बताया था व्लादिवोस्टोक, नहीं बर्खोयांस्क। व्लादिवोस्टोक तो किनारे पे था, बर्खोयांस्क करके बताया था, याद आ रहा है, याद आ रहा है भाई, बर्खोयांस्क, वर्खोयांस्क बताया था ना, यहाँ पे है वर्खोयांस्क, वी से स्पेलिंग वर्खोयांस्क, वर्खोयांस्क, हिंदी में बर्खोयांस्क बोल देते हैं। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस मिलता है, इसको शीत ध्रुव कहा जाता है, बताया था। कोल्ड पोल ऑफ अर्थ कहा जाता है, कोल्ड पोल ऑफ अर्थ, वर्खोयांश को। पृथ्वी का शीत ध्रुव कहा जाता है, ठंडा ध्रुव,
आया समझ में? बर्खोयांश को पृथ्वी का शीत ध्रुव, पृथ्वी का शीत ध्रुव, कोल्ड पोल ऑफ अर्थ। चलूं आगे। और लास्ट पॉइंट है कि ये जो क्लाइमेट है दक्षिणी गोलार्ध में नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पर पानी मिलता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि दक्षिणी गोलार्ध में निम्न में से कौन सी जलवायु दक्षिणी गोलार्ध में नहीं मिलती है? नॉट फाउंड इन सदर्न हेमिस्फीयर, अब्सेंट इन सदर्न हेमिस्फीयर। आया समझ में? क्योंकि उस पर्टिकुलर रीजन में दक्षिणी गोलार्ध में अनुपस्थित, दक्षिणी गोलार्ध में अनुपस्थित। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, निम्न में से कौन सी जलवायु दक्षिणी गोलार्ध में नहीं मिलती? क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि इस वाले क्षेत्र में दक्षिणी गोलार्ध में पानी ही पानी है। यहाँ पर क्या मिलेगा आपका? पानी ही पानी मिलेगा, समुद्र ही समुद्र मिलेगा। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इस जलवायु के बारे में। लास्ट है ध्रुवीय जलवायु, जिसको टुंड्रा जलवायु भी कहते हैं। टुंड्रा का मतलब ये वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, वर्ष भर हिमाच्छादन, ग्लेशिएटर या आइस कवर्ड थ्रू आउट द ईयर। इसको परमाफ्रॉस्ट का, जब परमानेंट फ्रॉस्ट का मतलब होता है जहाँ पे सालों भर बर्फ जमी रहती है, परमाफ्रॉस्ट रीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमाफ्रॉस्ट, परमाफ्रॉस्ट रीजन। तो परमाफ्रॉस्ट वर्ड याद रखना, कई जगह पे काम आएगा। परमाफ्रॉस्ट, परमानेंट फ्रॉस्ट, सालों भर बर्फ जमे, हमेशा स्थायी हिम वाला रीजन। तो अंटार्कटिका हो गया, उधर आर्कटिक सागर का बहुत सारा भाग हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, समझ गए ना? ये सब परमाफ्रॉस्ट रीजन्स में आते हैं। थोड़ी बहुत जो वर्षा होगी गर्मी के दिनों में होती है, थोड़ी बहुत बारिश होगी स्नोफॉल के रूप में ही होती है, लेकिन ग्रीष्म में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, 25 सेंटीमीटर से कम। आया समझ में? वर्षा जो है थोड़ी बहुत होगी गर्मी के दिनों में। परमाफ्रॉस्ट समझ गए ना? सालों भर हिमाच्छादन, वर्ष भर हिमाच्छादन, समझ गए दिनेश? परमाफ्रॉस्ट, परमानेंट फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट का मतलब फ्रीजर, ठंडा, फ्रीज। ठीक है, तो ये सालों भर बर्फ से जमा क्षेत्र है। तो ये विश्व की जलवायु वाले मैंने पूरा का पूरा एक बार करवा दिया है अच्छे से। तो मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आया समझ में? तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका कवर हो जाएगा। तो क्वेश्चंस बना के देखना। इसके अलावा कैसे क्वेश्चन, इसमें कभी कभार इसी जलवायु को लेकर के क्वेश्चन बनाता है। कैसे बनाता है? पहले आता था, अब तो नहीं आ रहा है वैसे, लेकिन कभी फिर से आ जाए तो नहीं कर सकता। 12 महीने का टेम्परेचर और रेनफॉल 12 महीनों का दिया रहता है आपका, पूरे के पूरे 12 महीनों का, जनवरी से लेके फरवरी से लेके दिसंबर तक। इस तरीके से तापमान दिया रहेगा और वर्षा की मात्रा दी रहेगी सालों भर का। उसको देख करके बताना है कौन सी जलवायु की विशेषता है। तो कैसे निकालोगे? अब सभी जलवायु का सालों भर का टेम्परेचर और रेनफॉल याद करके थोड़ी जाओगे। तो अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना आपका, जैसे कि मैंने क्या बताया कि विश्वोत्तरी की जलवायु में वर्ष भर होती है, सालों भर समान होती है। तो सालों भर वर्षा दिखा रहा है, सालों भर समान दिखा रहा है, तो कौन सी जलवायु हो सकती है? इक्वेटोरियल। और वर्षा की मात्रा भी बताया मैंने, 150 से ज़्यादा ही रहेगी, है कि नहीं? तो ज़्यादा बारिश है, सालों भर है और लगभग समान है ना? 125, 120, 150, इस टाइप से दिख रहा है आपका। तो वो कौन सी जलवायु हो सकती है आपकी? जो है इक्वेटोरियल हो सकती है। तापमान भी सालों भर लगभग समान बताया, 25, 26 मतलब 27 से ज़्यादा ही रहेगा, 27, 30, 35। गर्मी के दिनों में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और 35 डिग्री इस तरीके से। यहाँ पे बीच वाला अप्रैल मई का महीना देखोगे तो आ रही ना बात समझ में? तो उस तरीके से उसको दिमाग, 4 ऑप्शंस के बेस पे दिमाग लगाना है ना? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग दिमाग लगाना है।
कि इनकी विशेषताओं को याद करना है जो मैंने बताया आपको अभी, उन विशेषताओं को इसमें मिलाना है। जैसे मानसूनी जलवायु बताया तो मानसूनी में ग्रीष्मकाल में ज़्यादा वर्षा, ग्रीष्मकाल में बारिश होती है मुख्यतः, ठंड में लगभग बारिश नहीं होती है। जीरो नहीं लिखा रहेगा, वो 5 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर लिखा रहेगा कुछ ना कुछ, लेकिन बहुत कम लिखा रहेगा। मेनली जो लिखा रहेगा 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा लिखा रहेगा गर्मी के दिनों में। तो वो कौन सी जलवायु हो सकती है? मानसूनी हो सकती है। हम इस टाइप से 2 जलवायु आ गए तो फिर टेम्परेचर देखो, जैसे गर्मी में ज़्यादा बताया था, चाइना में भी मैंने बताया, लेकिन टेम्परेचर फिर देखो कि गर्मी में चाइना में टेम्परेचर थोड़ा कम रहेगा, भारत में मानसूनी वाले में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा इक्वेटर के पास में। आई ना बात समझ में? तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पहले पूछता था, जब हम लोग एग्जाम देते थे तब पूछता था, तो उसका आंसर इजी होता है। मतलब 4 ऑप्शन देख करके आप जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसके बेस पे सोचोगे तो आंसर इजीली निकल जाएगा, लेकिन वो कॉन्सेप्ट पूरा जलवायु के विशेषताएं याद होगी तब। आ रही ना बात समझ में? तो इस तरीके से कभी आ जाए क्वेश्चन तो इसका भी आंसर जो बताया कॉन्सेप्ट उसी के बेस पे निकल जाएगा, है ना। हालांकि मैंने कहा पिछले 5-10 सालों में ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं देखा है, तो लेकिन आ जाए तो फिर ऐसे निकालने पड़ेंगे आपको। आया समझ में? तो एक तो ये हो गया। एक टॉर्नेडो करके एक वर्ड यूज होता है, टॉर्नेडो। तो सबसे ज़्यादा तीव्र तूफान यदि देखा जाए पूरे पृथ्वी पर तो टॉर्नेडो सबसे तीव्र तूफान होते हैं, हाईली इंटेंसिव स्टॉर्म्स होते हैं। इसमें 800 किलोमीटर से ज़्यादा की हवाओं की गति होती है, समझ रहे हो? ग्रेटर देन 800 किलोमीटर तीव्र तूफान। और ये मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा आते हैं मिसिसिपी नदी घाटी यूएसए, मिसिसिपी रिवर वैली, ये सबसे ज़्यादा आते हैं मिसिसिपी नदी घाटी वाले क्षेत्र में यूएसए में। मिसिसिपी नदी एक नदी है जो अमेरिका में बहती है। यहाँ पर एक नदी है मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी रिवर। क्लियर है? तो ये सबसे ज़्यादा अफेक्टिव, और इसको यहाँ पे ट्विस्टर कहा जाता है। अमेरिका में इसको क्या कहते हैं? ये जो टॉर्नेडो, उसको लोकल नेम में क्या कहा जाता है? ट्विस्टर कहा जाता है। और इतने तीव्र होते हैं कि जहाँ से गुजरेंगे वो पूरा का पूरा उड़ा ले जाते हैं, सब बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। सबसे तीव्र लो प्रेशर सेंटर्स होते हैं। आया समझ में? और एक गर्मी के दिनों में बनते स्थानीय तूफान होते हैं। बनते कब है? ग्रीष्म काल में। ये महाद्वीपों पर बनते हैं, महासागरों पर नहीं बनेंगे, महाद्वीपों पर। आया समझ में? तो ये टॉर्नेडो जो है इस तरीके से एकदम लो प्रेशर, एकदम तीव्र लो प्रेशर वाले क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे पूरा का पूरा फिर से बादल उदल छा जाएंगे, घनघोर अंधेरा छा जाएगा, और ये किधर भी जा सकते हैं, ऐसा कोई मार्ग निश्चित नहीं है, और जहाँ जाएंगे वो पूरा का पूरा तोड़। हाँ, बवंडर भी बोलते हैं, बड़ा बवंडर, छोटा बवंडर तो छोटे मोटे बोलते हैं, लेकिन बड़े बवंडर भी कहते कई जगह पे, ठीक है। तो बवंडर भी कहा जाता है। तो ये बनते क्यों है कि अचानक से गर्मी के दिनों में क्या होता है, ये कर्क रेखा यहाँ पर है ना, ये वाला रीजन कर्क रेखा वाला रीजन हो गया, मतलब ट्रॉपिकल रीजन हो गया। तो गर्मी के दिनों में कहीं अचानक से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है यहाँ का, लेकिन आसपास महासागरीय भाग भी है, तो कहीं से इधर महासागरीय भाग से, इधर से ठंडी हवा, इधर से कहीं अचानक से ठंडी हवा आ गई, या इधर से अचानक से कोई ठंडी आर्द्र महासागरीय हवा आ गई, तो यहाँ की हवा को और उठा देगा तुरंत। तो अचानक से जब उठेगा तो तुरंत क्या बन जाता है? अत्यधिक तीव्र लो प्रेशर बन जाता है। तो कारण इसका वही है कि अचानक से हवाओं का ऊपर उठने के कारण से बनती है। वो किसी भी कारण से हो सकता है, इधर से कनाडा तरफ से ठंडी कोई अचानक से हवा आ गई, ऑलरेडी यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा, हवा ऊपर उठ ही रही है अपने आप, लेकिन अचानक से ठंडी हवा आ गई तो और ज़्यादा क्या करेगी, उसको तुरंत क्या कर देगी? ऊपर फेंक देगी, और तुरंत वहाँ पे एकदम हाई इंटेंसिटी वाला लो प्रेशर बन जाएगा। तो इस कारण से बनते हैं। आ रही बात समझ में?
जो बनते हैं मुख्य रूप से टॉर्नेडो जो है ये अचानक से गर्म हवाओं का ऊपर उठाने के कारण से बनते हैं, सडनली, है ना, आपका एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो मेरे ख्याल से ये सब टॉपिक्स है, इसके अलावा कुछ और होगा तो सॉल्व करोगे पेपर तो उसमें देखना कुछ होगा इसके अलावा। तो ये सभी से क्वेश्चंस बनते हैं। एनसीईआरटी के जितने टॉपिक्स अच्छे से कवर करना है। फिजिकल ज्योग्राफी में प्रीलिम्स के लिए जो 11वीं की जो एनसीईआरटी है, फिजिकल क्या नाम है, थ्योरी ऑफ ज्योग्राफी करके, लगभग वही टॉपिक्स से क्वेश्चन बना के पूरा पूछता है ना। उन टॉपिक्स को जो है अच्छे से तैयार करके रखना है। उसमें से कुछ एक आध ऐसा टॉपिक होगा जो नहीं टच हुआ हो तो बता देना मेरे को, उससे हो गया मेरे ख्याल से। तो ये सभी टॉपिक मैंने कवर करा दिए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्लाइमेटोलॉजी आपका ख़त्म होता है। कुछ क्वेश्चंस है तो लेके आइए। है आपके पास ऋतिका? वो ऑप्शनल में आएगा। जीएस में ज़्यादा जरूरत है, इंडिया वाले थोड़ा सा इंडिया के साथ थोड़ा सा बता दूंगा, इंडिया के कंटेक्स्ट में कभी कभार एक आध पूछा होगा, बहुत पहले तो नहीं पता है। ठीक है, एनसीईआरटी का AWAS क्या होता है वो ऑप्शनल में जनरली रहेगा। जीएस के लिए इंडिया के साथ पढ़ेंगे तो उसमें बता दूंगा। हाँ, तो जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया उसी के बेस पे 3 पॉइंट्स दिए हुए, उसी के पॉइंट्स पे आपको निकालने आंसर जो है। एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, समझ गए, मतलब वार्षिक और दैनिक तापांतर क्या होता है, कम होता है, पहला पॉइंट। दूसरा है प्रेसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर, सालों भर वर्षा होती है। प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 to 250 तक लिया है, 50 से 250 तक। तो 250 तक वर्षा कहाँ हो सकती है, इक्वेटोरियल में हो सकती है कि नहीं। वेरी मतलब 50 तो किसी किसी क्षेत्र में 50 डिपेंड करेगा इक्वेटर के कितने पास में कितना दूर में, इसलिए रेंज दिया है मैंने उसको 100 से 250 है, 200 ज़्यादा लिख पाऊँगा। तो यहाँ पे तो 4 ऑप्शन दिया भी है। इक्वेटोरियल पहला ऑप्शन दिया है, चाइना टाइप दिया है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट दिया है, मेरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट दिया हुआ है। तो इसमें इक्वेटोरियल ही आएगा सीधा सीधा। एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर लो होता है, सालों भर तापमान मैंने बताया था ना कम होता है वहाँ पे, तो दिन और रात का तापमान भी कम होता है, तो डायरनल भी कम हो गया और एनुअल भी, वहाँ विंटर ही नहीं होती है। तो इसके हिसाब से सीधा सीधा बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, 2024 में आया हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर था तो उसका आराम से एक आंसर निकल जाता आपका। और ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट और मैरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, ठीक है। इन्हीं क्लाइमेट में से अब सब ट्रॉपिकल वर्ड कहाँ पे आया था हमारा, तो चाइना टाइप के उसने ह्यूमिड टाइप के कुछ वर्ड दे दिए, तो उन्हीं में से वो वर्ड्स रहेंगे। सब ट्रॉपिकल बेल्ट बताया ना, 30 से 40 वाला बेल्ट क्या कहलाता है, तो उसी के कंटेक्स्ट में उसको सोचना। ह्यूमिड मतलब समुद्री किनारे वाला हो जाएगा, ह्यूमिड ज़्यादा है मतलब, तो इस तरीके से सोचना है उसको। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल बेल्ट, तो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल 30 से 40 वाला हो गया, ह्यूमिड है तो 30 वाला भाग हो जाएगा, मॉइस्चर वही ज़्यादा मिलेगा, अंदर जाएंगे तो मॉइस्चर कम होते जाएगा इस तरीके से। तो कुछ चीज़ें मैंने कहा ना कि वहाँ पे, लेकिन जो मेन नाम है इस टाइप से रहते हैं, उसको थोड़ा सा उसने चेंज करके दिया, तो उतना माइंड, उसलिए मैंने कहा प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, चले जाओ तो। और कोई क्वेश्चंस? मेरीन वेस्ट कोस्ट नहीं आएगा, गलत आएगा, क्योंकि लो दोनों में टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर ना। मेरीन वेस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट मतलब इधर मैरीन में कौन सा है, कोई नहीं आएगा। मेरीन वेस्ट कोस्ट में यदि हम वेस्टर्न टाइप भी लेंगे तो नहीं जाएगा, वहाँ टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा होता है, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होती है लेकिन विंटर में ज़्यादा होती है, इक्वल नहीं होता है। इक्वल तो हमेशा कहाँ होती है, थ्रू आउट द ईयर इक्वेटर में। तो पहले ही पॉइंट उसका पहले से आंसर निकल जाएगा, क्योंकि इक्वल वाला कोई ऑप्शन है ही नहीं वहाँ पे। और मेरीन वेस्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट ऐसा कोई है भी नहीं। हाँ हाँ, वो पता नहीं कहाँ से लिया, लेकिन मेरीन वेस्ट टाइप वाला कोई क्लाइमेट हमारे पास है भी नहीं। ठीक है, क्योंकि वेस्ट कोस्ट में जाएंगे तो जितने भी कौन कौन से देगा, इधर आएंगे तो सब वेस्टर्न यूरोपियन हो गया,
मेडिटेरियन हो गया, डेजर्ट हो गया और फिर इक्वेटर हो गया। क्या दिखाओ, लाओ ना क्या है तो एग्जैक्टली बताएं। अभी एक वर्ड लेके मत आया करो, पूरा क्वेश्चन लेके आया करो, ठीक है। किस सेंस में कहाँ पे यूज हुआ है? क्या है? भारत मौसम विभाग द्वारा चक्रवात संभावित क्षेत्रों के लिए रंग कोड। हाँ, ये तो आपका अलग से, जब अभी क्या नाम है कि आपदा प्रबंधन पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर होता है अलग अलग रंग। ये तो कॉमन सेंस, मतलब कॉमन अपने डेली जब न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो, येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर घोषित होते रहता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इंटेंसिटी पे करता है। जब ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वाला होता है तो रेड कलर होता है, रेड अलर्ट जारी होता है ना आपका। इसलिए मैंने कहा ना कि आँख नाक कान सब खुला रखना है कि न्यूज़पेपर अभी जैसे चक्रवात वगैरह आता था, रेड अलर्ट घोषित किया गया, या गर्मी में भी आएगा फिर से, बहुत ज़्यादा हीट वेव वगैरह गर्मी बढ़ेगी तो रेड अलर्ट घोषित किया गया। येलो तो उसका अलग होगा, ऑरेंज का अलग होगा, तो ये अलग अलग कलर यूज किए जाते हैं। और खाद्य सुरक्षा से ज़्यादा कनेक्ट करना। हाँ, उष्ण देशों में, उष्ण कटिबंधीय देशों में चक्रवात नहीं है। खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के परिणामों पर चर्चा, क्लाइमेट चेंज का क्वेश्चन हो गया ना। हाँ, तो खाद्य सुरक्षा और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट तो है ही, एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो खाद्य सुरक्षा इफेक्ट होगी। तो ये क्लाइमेट में जलवायु परिवर्तन में पूरा नोट्स पढ़ना, जाके वहाँ लिखा हुआ है खाद्य सुरक्षा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? ठीक है, बाकी पढ़ लेना, ढूंढ लेना, और जो भी होंगे ग्रुप में भेज देना, ग्रुप में पूछ लेना जो भी डाउट्स होंगे।